Good afternoon, everyone. So today we are going to start with the section 24. हमने कल सेक्शन 23 तक किया था, उसमें से भी मैंने आई थिंक 18, 19, 20 नहीं किया था, तो वो हम आज कर लेंगे और साथ में हम सेक्शन 24 पहले सेक्शन 24, 25 कंप्लीट करके 18, 19, 20 कंप्लीट करके ये सारा खत्म करके नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू अरेस्ट. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. तो आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट हमारे सेक्शन 24 से. देखो सेक्शन 24 जो है ना, इसको हम आपने शायद सेक्शन 8 बीएनएस का नहीं पढ़ा. ठीक है, सेक्शन 8 बीएनएस का जो था वो फाइन वगैरह की जितनी भी प्रोविजन थी उससे डील कर रहा था. तो हमारा सेक्शन 8 जो है बीएनएस का थोड़ा सा बता रही हूँ ब्रीफ में. ठीक है, सेक्शन 8 बीएनएस का हमारा क्या कहता है कि जब भी कोई मजिस्ट्रेट है अगर पनिशमेंट दे रहे हैं, कोई भी ऐसे केसेस है जहां पर हम इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन दे रहे हैं, ठीक है, या फिर जहां पर सिर्फ फाइन की पनिशमेंट आ रही है, या कोई भी ऐसा केस है जहां पर फाइन एज अ पनिशमेंट दिया जा रहा है, वहां पर मजिस्ट्रेट जब भी फाइन की पनिशमेंट देंगे, ठीक है, दैट्स सब, जब भी फाइन की पनिशमेंट देंगे, फाइन के साथ वो कहेंगे, फाइन के साथ वो ये भी बताएंगे कि इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन जो ऑफेंडर है उसको कितनी इम्प्रिजनमेंट जो है वो अवॉर्ड की जाएगी. ठीक है जी, ये हमें हमारा सेक्शन 8 बीएनएस का बताता है. और सेक्शन 24 जो है वो उसका प्रोसीजरल पार्ट बता रहा है. तो सेक्शन 24 हमारा क्या बताता है, प्रोसीजरल पार्ट उसका बता रहा है. इसमें दो चीजें कही गई हैं कि पहला कि जो भी मजिस्ट्रेट है जो भी फाइन के लिए जो भी इम्प्रिजनमेंट अवार्ड करेंगे वो उनकी जो भी सेक्शन 23 में जो भी पार्ट्स दी गई हैं, ठीक है, सेक्शन 23 में जो भी पार्ट्स दी गई हैं उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए. ठीक है, अभी सेक्शन 23 के पास क्या थी, हमने क्या पढ़ा था कि जो सीजीएम है वो क्या 7 ईयर से ज्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते. ठीक है, और जो जेएमआईसी है वो 3 ईयर. ठीक है, और जो जेएम2सी है उनकी कितनी बार है, 1 ईयर की है ना, शायद 1 ईयर की पनिशमेंट है जो वो अवार्ड कर सकते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो टाइम है इससे अबव जो है, ये जो पार्ट है इससे ज्यादा एक्सीड करके पहली बात तो मजिस्ट्रेट पनिशमेंट नहीं अवार्ड कर सकते. सेकेंडली कि जहां पर भी सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट दी गई है, सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट क्या होती है कि जैसे सपोज थेफ्ट किया है किसी पर्सन ने, ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट जो है वो अवार्ड की गई है बाय मजिस्ट्रेट 2 ईयर्स प्लस सपोज 10,000 का फाइन लगाया. ठीक है, तो ये जो 2 इयर्स है ये क्या है, ये हमारी सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट है, और ये जो 10,000 है ये क्या है, ये फाइन है. ठीक है जी, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्स ये भी बताएंगे कि अगर कोई पर्सन इन डिफॉल्ट ऑफ दिस पेमेंट ऑफ फाइन कितनी इम्प्रिजनमेंट उस पर्सन को अवार्ड की जा सकती है. ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये जो इम्प्रिजनमेंट अवार्ड करेंगे, एक तो ये 5 से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए. सेकेंडली 1/4 ऑफ मैक्स पनिशमेंट जो भी उस ऑफेंस की दी गई है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. जैसे थेफ्ट की मैक्स पनिशमेंट अगर आप देखोगे बीएनएस में 30 की जहां पर पनिशमेंट दी गई है इट्स 3 इयर्स. ठीक है, तो 3 इयर्स का अगर हम 1/4 करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी 9 मंथ्स. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पनिशमेंट है, ये जो फाइन की इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन अगर पनिशमेंट दी जाएगी तो ये 9 मंथ्स तक ही होनी चाहिए. अप टू 9 मंथ्स जो ये है पनिशमेंट यहाँ पर दी जा सकती है. ठीक है, तो यहाँ पर जो पनिशमेंट अवॉर्ड की जा सकती है वो कितनी की जा सकती है, सपोज 2 साल. ठीक है, 2 साल कर लो, 3 साल कर लो, जो भी है. ठीक है, प्लस 9 मंथ्स तक की. अब यहाँ पर 9 मंथ्स है, जरूरी नहीं है 2 महीने कर दे, 4 कर दे, 6, 8, 9, ये किस पे डिपेंड करता है, ये मजिस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, पर किसी भी हालात में 9 मंथ से ऊपर है नहीं जाना चाहिए. ठीक है, ये हमें यहाँ पर बताया जा रहा है. और एक और सोच लो जैसे कि जेएम2सी है, ठीक है, अगर वो अवार्ड कर रहे हैं, सपोज किसी की पनिशमेंट जो है वो एग्जांपल के लिए बता रही हूँ. ठीक है, अगर किसी की पनिशमेंट है सपोज 8 है, ठीक है ना, 8 महीने, तो उसका हम 1/4 करेंगे. ठीक है, 8 साल है, सॉरी, मैक्सिमम पनिशमेंट किसी ऑफेंस की 8 साल है, तो उसका 1/4 करोगे ना आप, तो इट्स गोइंग टू बी 2 इयर्स.
ठीक है, तो यहाँ पर 2 इयर्स है। तो वैसे अगर हम देखिए सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट और मैक्स पनिशमेंट के हिसाब से 8 साल हम देखेंगे, तो 8 साल के हिसाब से 2 साल तक की पनिशमेंट अवॉर्ड की जा सकती है, क्योंकि 1/4 तो 2 इयर्स आ रहा है हमारा। लेकिन क्योंकि जीएमटूसी के पास पावर है 1 ईयर तक का ही वो अवॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी हालात में सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन के डिफॉल्ट में जो इम्प्रिजनमेंट है, ये दोनों करके 1 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वो 7 दे रहे हैं प्लस यहाँ पे वो 3 में, तो वो पैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी 1 ईयर के ऊपर वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट वी हैव, इसको यहाँ पे पढ़ोगे ना आपको क्लियर हो जाएगा। The court of magistrate may award such term of imprisonment in default of payment of fine as is authorized by law. तो by law जितना भी ऑथराइज किया है उस हिसाब तक जो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट में पेमेंट की जा मतलब इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड की जा सकती है, प्रोवाइडेड ये जो टर्म है नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23, उससे एक्सेस नहीं जाना चाहिए। सेकेंडली, शिल नॉट वेयर इम्प्रिजनमेंट हैज बीन अवॉर्डेड एज पार्ट ऑफ द substantive sentence exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise than as imprisonment in default of payment of a fine। ठीक है जी, कि आप उसका 1/4 देख लोगे मैक्स जो भी है, जैसे सीजीएम था, ठीक है, तो दे कैन अवॉर्ड 3 इयर्स तक की पनिशमेंट, ऑफकोर्स 7 इयर्स की, बट थेफ्ट में तो 3 साल तक की है ना फर्स्ट कन्विक्शन में, तो 3 इयर्स का वो 1/4 करेंगे, 9 मंथ्स आ जाएगा, ठीक है, तो 9 मंथ्स तक का वो दे सकते हैं, ठीक है। द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू सब्सटैंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेबल बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23। नाउ सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है हमारे पास? सबसेक्शन 2 कुछ भी नहीं कह रहा है, इट्स जस्ट सेइंग कि जो भी सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट दी है और डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन की जो पनिशमेंट है वो एडिशनली दी जा सकती है, अलग से दी जा सकती है। एक क्वेश्चन और है जो बहुत ज्यादा बच्चों के दिमाग में आता है, स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, जैसे कि JM2C जो है या JMIC है, ठीक है, यहाँ पर JM2C की जो पार है इट्स 1 ईयर, राइट। JM2C की जो पार है ये 1 ईयर है, एंड JMIC की पार है जैसे 3 ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फाइन की पनिशमेंट है इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, अगर वो इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं, दैट कैन बी इन एडिशन टू 1 ईयर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 1 ईयर दी है अगर किसी ने पनिशमेंट, तो प्लस 3 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स जो है वो अलग से पनिशमेंट दी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि ये 8 मंथ्स होना चाहिए, ये 2 मंथ्स होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये तो इन एडिशन आ रही है ना पनिशमेंट, वैसे तो फाइन की पनिशमेंट ही दी। अब अगर कोई पर्सन फाइन पे नहीं कर रहा तो दैट कैन अप टू 3 मंथ्स, बट ये जो पनिशमेंट है ये इसका 1/4 ही होना चाहिए, ठीक है। ये जो 1 ईयर है, पान उनकी क्या है 1 ईयर की है ना, दैट कैन ओनली 1 साल को जब हम 1/4 करेंगे इट्स गोइंग टू बी 3 मंथ्स, तो 3 मंथ से ऊपर की जो पार है वो नहीं है इनके पास इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन अवॉर्ड करने की, ठीक है। 3 मंथ तक वो दे सकते हैं, यानी कि 1 ईयर प्लस 3 मंथ तक की पार इनके पास हो जाएगी, ठीक है। JMIC का भी सेम है कि 3 साल है, और वैसे 9 मंथ तक की वो कर सकते हैं, 3 ईयर प्लस 9 मंथ, ठीक है, ये अवॉर्ड की जा सकती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नाउ मूविंग टू सेक्शन 25। सेक्शन 25 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस की बात कर रहा है, ठीक है। ये भी हमने BNS में नहीं पढ़ा आपने शायद, है ना। So when a person is convicted of one trial of 2 or more offenses, ठीक है, अच्छा कम्यूटेशन ऑफ की तो 28 बात कर रहा था शायद, है ना। ओके ओके, ओके ओके, माय बैड। Section 25 is talking about sentence in cases of conviction of several offences at one trial. So जब भी किसी पर्सन को कन्विक्ट किया जा रहा है एक ट्रायल पे दो से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए, कोर्ट में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 sentencing for such offences to the several punishments prescribed therefore where such court is competent to inflict, and court shall, considering the gravity of offences, order such punishments to run concurrently or consecutively, ठीक है। In the case of consecutive sentences, it shall not be necessary for the court, by reason only of the aggregate punishment for the several offences being in excess of the punishment which it is competent to convict on conviction of a single offence, to send the offender for trial before a higher court. Now listen, section 9 आपने नहीं पढ़ा BNS का ना, section 9 क्या बात कर रहा है?
ये काम करो तो सेक्शन 9 इतना पिक्चर में आएगा नहीं। सेक्शन 9 हमारा क्या कहता है कि जब भी कोई पर्सन कोई ऑफेंस करता है, ठीक है, तो उसको सेवरल एक्ट, जैसे कि सपोज किसी ने थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ मारा, 50 थप्पड़ मारे, तो उसको वो 50 थप्पड़ जो है उसको हम एक एक्ट मान के एक ही थप्पड़ के लिए, या मतलब वो एग्रीगेट जो ऑफेंस होता है उसके लिए पनिश करते हैं। 50 थप्पड़ के लिए अलग अलग उसको 50 बार हर्ट के लिए पनिश नहीं करते, ठीक है। तो जो अगर मतलब कलेक्टिवली जो बनता है, जितने भी एक्ट हैं मिलाकर ऑफेंस, उसके लिए पनिश किया जाता है। ये हमें हमारा सेक्शन 25 सेक्शन 9 ऑफ बीएनएस कहता है। नाउ सेक्शन 25 की बात करें, सेक्शन 25 तो कह रहा है कि जब भी किसी पर्सन को कन्विक्ट किया जाएगा, ठीक है, और उसको कन्विक्ट किया जा रहा है कि एक ही ट्रायल पर उसको 2 या 2 से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए पनिश किया जा रहा है, ठीक है। वो ऑफ कोर्स चार्ज लगेगा, तो हो सकता है कि उसको जैसे किसी पर्सन ने थेफ्ट किया है, ठीक है, तो उसको हाउस ट्रेसपास के लिए भी पनिश किया जा सकता है, क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए, थेफ्ट के लिए, ठीक है। तो हो सकता है कि इन ये एक ही ट्रायल पे उसको 2 या 2 से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए ट्राई किया जा रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या है कि ऑफ कोर्स अगर उसको एक से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए ट्राई किया जा रहा है तो पनिशमेंट्स भी हैं जो उसको एक से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए मिल सकती है, डिपेंड ऑन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस को देख के जो भी मजिस्ट्रेट वगैरह है वो पनिशमेंट दे सकते हैं, और वो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि जो पनिशमेंट है वो कॉन्करेंटली चलेंगी या कंसेक्यूटिवली चलेंगी। कॉन्करेंटली क्या होता है कि जैसे 1 + 1, ठीक है, दोनों की पनिशमेंट दी है, 1 साल की हाउस ट्रेसपास क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए दे दी, 1 साल की थेफ्ट के लिए दे दी, ठीक है। नाउ इट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट कि वो क्या करेंगे कि ये एक या एक दोनों साल जो है साथ साथ में चलेंगी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स एक साथ ही खत्म हो जाएगी, या आप लगा लो कि 2 साल थेफ्ट की दे दी, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि ऑफ कोर्स ये वाली जो पनिशमेंट है इसी के साथ चल जाएगी, तो जो टोटल पनिशमेंट है इट्स गोइंग टू बी 2 ईयर्स, ठीक है। वही अगर कंसेक्यूटिवली चलेगी तो पहले ये 1 साल खत्म होगा, ठीक है, ये खत्म होने के बाद नेक्स्ट फिर ये 2 साल खत्म होंगे, टोटल पनिशमेंट कितनी हो जाएगी, 3 साल तक की पनिशमेंट हो जाएगी, ठीक है। दैट इज कंसेक्यूटिवली। तो ये डिपेंड करता है ऑन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस की जो पनिशमेंट है वो कॉन्करेंटली चलेगी या फिर कंसेक्यूटिवली चलेगी। नाउ ये हमें हमारा सेक्शन 25 कह रहा है। नाउ in the case of consecutive sentences, it shall not be necessary for the court by reason only of the aggregate punishment for the several offences being in excess of the punishment which it is competent to inflict on conviction of a single offence to send the offender for trial before higher court, ठीक है। इसको इसी के साथ पढ़ेंगे। Provided that in no case shall such person be sentenced to imprisonment for a longer period than 20 years, ठीक है। The aggregate punishment shall not exceed twice the amount of punishment which the court is competent to inflict for a single offence। इसको हम एक साथ ही देखेंगे। देखो सेक्शन 23 हमारा जो है इसने हमें क्या बताया, सेक्शन 23 क्या बता रहा है, सेक्शन 23 हमें बता रहा है पार्ट्स, ठीक है, मजिस्ट्रेट की क्या पार्ट है, ठीक है। सीजीएम की कितनी थी, 7 साल थी, ठीक है। जेएमआईसी की कितनी थी, 3 साल थी, एंड जेएमटूसी की कितनी थी, 1 साल, ठीक है ना। ये हमें पार्ट्स बता दी हमारे सेक्शन 23 में। नाउ सेक्शन 24 हमारा क्या कह रहा है, फाइन का बता दिया उसमें, ठीक है। सेक्शन 25 कह रहा है कि जितनी भी पनिशमेंट्स हैं वो मजिस्ट्रेट दे सकते हैं, और सपोज अगर किसी ऑफेंस में मजिस्ट्रेट को लग रहा है, जैसे 3-4 ऑफेंसेस के लिए किसी पर्सन को ट्राई किया गया है ऑफेंडर को, ठीक है, तो जैसे हमने वही एग्जांपल ली थी, आप वही ले लो, ठीक है, कि अगर किसी पर्सन ने क्रिमिनल ट्रेसपास किया, फिर थेफ्ट किया, ठीक है, और इन सब की अगर पनिशमेंट सपोज एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, जेएमआईसी ने देनी है, ठीक है, तो जेएमआईसी ने सपोज दे दी यहाँ पर 2 साल इसके दे दिए, 2 साल इसके दे दिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल जो बार है इट इज 3 इयर्स, ठीक है। तो अगर तो कॉन्करेंटली चल रही है पनिशमेंट, ठीक है, 2 और 2 दिए तो फिर दोनों एक साथ ही खत्म हो जाएंगे, 2 साल फिर तो बाद में खत्म, फिर तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर जेएमआईसी ने ऑर्डर कर दिया कि ये जो पनिशमेंट है ये कंसेक्यूटिवली चलेगी, मतलब पहले ये 2 साल खत्म होंगे, फिर ये 2 साल खत्म होंगे, तो एग्रीगेट करके तो टोटल 4 साल की पनिशमेंट हो गई ना। तो अब यहाँ पर हमारा ये सेक्शन क्या कह रहा है, सेक्शन 25 की सिर्फ इस वजह से हम ये नहीं कह सकते दैट जेएमआईसी की पार 4 साल की पनिशमेंट करने की जो पार है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वैसे तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो तो 2 साल की ही दी है ना, 4 साल की तो नहीं दी तो 2 साल की ही है। वो अलग बात है कि जब हम उसको कंसेक्यूटिवली चलाएंगे तो वो 4 साल की पनिशमेंट बन जाती है। तो उस केस में जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेंगे, ऐसे पनिशमेंट दे सकते हैं, प्रोवाइडेड क्या है कि ये जो पनिशमेंट है किसी भी हाल में एग्रीगेटेड 20 ईयर्स से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर वो 4-5 ऑफेंसेस के साथ में दे भी रहे हैं तो किसी भी हालत में ये जो टोटल है अगर कंसेक्टिवली भी चला रहे हैं तो किसी भी हाल में 20 ईयर्स से अबव नहीं होनी चाहिए। एक ये चीज आ गई।
ठीक है। सेकेंडली ये क्या कह रहे हैं कि जो भी पार है, ठीक है, जो भी पार है उससे ट्वाइस से अबव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम देखेंगे तो पार है जेएमआईसी की 3 साल की, ठीक है, तो ट्वाइस हम कितना करेंगे 6 साल, तो 6 साल से अबव नहीं होनी चाहिए विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो आइदर जो टोटल है वो 20 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है, या फिर 6 ईयर्स विच एवर इज लोअर, तो ऑफकोर्स यही लोअर होगा। तो यहाँ पर अगर हम एग्रीगेट लगा भी रहे हैं तो किसी भी हालत में 6 साल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पर 4 साल है, तो दैट इज विद इन द पार्ट ऑफ जेएमआईसी, ठीक है। क्लियर हो गया? दोबारा से बता रही हूँ कि सेक्शन 23 में हमें पार्ट दी गई हैं, जैसे कि जेएमआईसी की पार हमें 3 साल मिली है, ठीक है। तो अगर तो कॉन्करेंटली ऑफेंसेस चल रही हैं तो फिर तो कोई बात नहीं होती, ठीक है। हाँ, फिर तो वो ऑफकोर्स विद इन पार्ट्स रह रहे हैं। लेकिन अगर कंसेक्यूटिवली चलेंगे तो सपोज 2+2+2 करके यहाँ पे टोटल 6 साल का सेंटेंस बन रहा है, तो ऑफकोर्स ये तो पार्ट से अबव ही जा रहे हैं, तो वो जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं जा सकते। लेकिन उस केस में भी दो ऑप्शन है, दो कंडीशन है। पहला कि किसी भी हालत में ये 20 ईयर से अबव नहीं जाना चाहिए। सेकेंडली कि अगर मतलब 20 ईयर से अबव नहीं जाना चाहिए। सेकेंडली जो भी यहाँ पर पावर है उसका ट्वाइस ही रहना चाहिए, यानी कि 3 × 2 6 6 ईयर्स, ठीक है। 6 ईयर्स से अबव नहीं जाना चाहिए विच एवर इज लोअर, तो यही लोअर है। तो 6 साल से ऊपर जो है जेएमआईसी अवार्ड नहीं कर सकते, इवन कंसेक्यूटिवली सेंटेंसेस चला रहे हैं तब भी नहीं कर सकते। ये हमें हमारा सेक्शन 25 बता रहा है। अब दोबारा से वेयर लैंग्वेज पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड वाला ही पढ़ेंगे, फर्स्ट वाला पढ़ने की जरूरत नहीं। तो इन द केस ऑफ consecutive sentences it shall not be necessary for the court by reason only of the aggregate punishment for the several offences being in excess of the punishment which is competent to inflict on conviction of a single offence to send the offender for trial before a higher court, ठीक है। ऑफकोर्स अगर वो नहीं ग्रांट कर सकते तो हायर कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। आई थिंक नहीं है सिलेबस में, चलो जो भी है ना। ऑफकोर्स पीएनएसएस के आगे बताया गया है कि अगर उनको अगर जजेस को लगता है कि यार ऑफेंसेस उसने ज्यादा किया है, ग्रेविटी ज्यादा है, पनिशमेंट ज्यादा बनती है, तो वो जो है वो हायर कोर्ट में भेज देते हैं पनिशमेंट ज्यादा के लिए, विद जो भी अपना रीजन होते हैं उनके रिकॉर्ड वगैरह करके फर्दर भेज देते हैं, ठीक है। ये उन केसेस में होता है। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो कंसेक्यूटिव चलाना चाहते हैं, इट्स सेइंग कि हायर कोर्ट में भेजने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड दैट कि किसी भी केस में जो पनिशमेंट है वो 20 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्रीगेट पनिशमेंट जो है इट शिल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट व्हिच द कोर्ट इज कंपिटेंट टू इन्फ्लिक्ट फॉर अ सिंगल ऑफेंस, ठीक है जी। ये हमारा 25 है। For the purpose of appeal by convicted person, the aggregate of the consecutive sentences passed against me under this section shall be deemed to be a single sentence. तो ये क्या बता रहे हैं कि जो भी टोटल एग्रीगेट सेंटेंस है उसको हम सिंगल सेंटेंस मान के चलते हैं फॉर द अपील पर्पस के लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही है। उसके बाद आई थिंक 26 नहीं है ना, है, लेट मी चेक, यस 25 तक ही है। उसके बाद 35 रेस्ट वाला स्टार्ट होगा। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से ना तो उसको ये वाली जो सेक्शन है ये थोड़ी टेक्निकल सेक्शन है, तो बहुत डीप जाके समझाना पड़ता है, प्लस केसेस भी होते हैं इन सेक्शंस में जो हम करके ना ये लोग क्लियर कर देते हैं चीजें। बट ऑफ कोर्स प्रीलिम्स के हिसाब से इतना डीप जाएंगे ना तो इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो 20 डेज में तो फिर होने से रहा करेंगे, तो 20 दिन के में करना है अगर तो फिर ऑफ कोर्स करना ही पड़ेगा ना। और मैंने मॉक टेस्ट डाल दिए थे ग्रुप में, आप लिंक में आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया आप कर लो। आप मॉक टेस्ट जो है वो डेली के करने स्टार्ट कर दो, इट्स गोइंग टू ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बेनिफिट यू। नेक्स्ट सेक्शन 18, वैसे तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है ये, लेकिन क्योंकि आप एपीयू का पेपर ही देने जा रहे हो तो फर्स्ट फिर हम 18 19 20 में थोड़ा कर लेंगे, ठीक है। सो सेक्शन नंबर 1 को याद रख के जाना, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो सेक्शन 18 में डील हो रहा है, ठीक है। सो फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शेल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो यहाँ पर अपॉइंट कौन कर रहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, एंड मे आल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, ठीक है। एपीपीपी करेंगी, एपीपी, ठीक है। अरे वो थोड़ा फंबल कर जाता है, करने में बहुत बोलना पड़ता है तो फिर इतनी स्पीड में भी बोलती है तो फंबल हो ही जाता है,
ठीक है। So for conducting in such court any prosecution, appeal or other proceeding on behalf of the central government or the state government, क्या काम होता है बीपी का, ईपीपी का? ऑफ कोर्स वो क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो क्या करते हैं, केसेस प्रोसिक्यूट करते हैं ना। Provided that for national capital territory of Delhi, the central government shall, after consultation with the High Court of Delhi, appoint the public prosecutor or additional public prosecutor for the purpose of this section. तो वैसे नॉर्मली कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, ठीक है, यूटीज जो है दिल्ली की, उसके लिए कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट फर्दर अपॉइंट कर सकती है एक या एक से ज्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग इन एनी केस इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लिए करती है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई केस आ जाएगा तो पब्लिक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड मे आल्सो अपॉइंट वन और मोर additional public prosecutors for the district, provided that the public prosecutor or additional public prosecutor appointed for one district may be appointed also to be public prosecutor or additional public prosecutor as the case may be for another। मतलब अगर छोटी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो वो फिर दूसरी डिस्ट्रिक्ट का काम भी कई बार जो है वो आपको मिल जाता है। The district magistrate shall in consultation with the session judge prepare। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो क्या करते हैं, सेशन जज की कंसल्टेशन के साथ एक पैनल ऑफ नेम्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं, who are in his opinion fit to be appointed as public prosecutor or additional public prosecutors for the district। No person shall be appointed by the state government as the public prosecutor or additional public prosecutor for the district unless his name appears in the panel of names prepared by। तो ये कौन प्रिपेयर करता है, डीएम प्रिपेयर करता है। क्या प्रिपेयर करते हैं, पैनल ऑफ, ये वहां पे होता है जहाँ पे एग्जाम्स वगैरह नहीं होते, तो चलो वो निकलते हैं एग्जाम्स वगैरह, वो अलग चीज है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डीएम जो है, जो नॉर्मल लॉज होते हैं, जो प्राइवेट लॉज होते हैं, उनका एक पैनल, एक नेम ऑफ मतलब जो पैनल है वो प्रिपेयर करते हैं। तो इनमें से ही जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है, पीपी या फिर एपीपी अपॉइंट करती है। Notwithstanding anything contained in subsection 5 wherein state there exists a regular cadre for prosecuting officers। अभी आपके एग्जाम्स निकले हैं, ठीक है, तो वो क्या निकला है, वैकेंसी से तो निकले, तो जहां पर वैकेंसीज निकल रही है फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसी वैकेंसीज में से या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसी जो भी पर्सन होंगे उन वैकेंसीज में से, तो जो भी एग्जाम निकलेगा, अच्छे आओगे है ना, मेरिट में आओगे, तो वो पर्सन क्या हो जाएंगे, दे विल बी अपॉइंटेड एज एपीपी एंड पीपी, ठीक है। Provided that where in the opinion of the state government no suitable person is available in such category for such appointment, that government may appoint a person as public prosecutor from the panel। अगर उनको लग रहा है कि यार ये जितनी वैकेंसीज है इनमें कोई भी अच्छा पर्सन नहीं है, तो फिर ये जो पैनल प्रिपेयर किया होगा इसमें से भी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव explanation। Regular cadre of prosecuting officers means a cadre of prosecuting officers which includes there in the post of public prosecutor by whatever name called। कोई भी नाम है, किसी जगह पे एडीए बुलाते हैं, एपीपी, पीपीपी, जो भी है, whatever name is called, ठीक है। prosecuting officer मतलब a person by whatever name called appointed to be perform the functions of public prosecutor, special public prosecutor, additional public prosecutor, assistant public prosecutor under this संहिता, ठीक है। एलिजिबिलिटी देखोगे अगर आप, तो एलिजिबिलिटी कर जाना इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। पर्सन कब एलिजिबल माना जाता है टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, नेशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर नॉट लेस देन 7 इयर्स। याद रखना पीपी की और एपीपी की कितनी है, 7 साल तक की। वहीं अगर हम अपनी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करेंगे, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कितनी है, 10 इयर्स, ठीक है। याद रखना ये दोनों चीजें। प्रोवाइडेड दैट वी कोर्ट में परमिट द विक्टिम टू एंगेज इन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। ऑफ कोर्स विक्टिम है वो अपनी कोर्ट परमिट कर सकता है कि आप भी अपना कोई जो एडवोकेट है वो एंगेज कर सकते हैं। वो क्या करेगा, असिस्ट करेगा प्रोसिक्यूशन को, बट जो मेन केस होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, प्रोसिक्यूशन के द्वारा ही किया जाएगा। तो जो भी प्राइवेट लॉयर है दे कैन ओनली असिस्ट द एपीपी या फिर पीपी, ठीक है। For the purpose of subsection 7 and subsection 8, the period during which a person has been in practice as an advocate or has rendered service as a PP or as an additional public prosecutor or assistant public prosecutor or other prosecuting officer by whatever name called shall be deemed to be the period। देखो अगर हम ऊपर क्या कह रहे हैं कि जो भी पीपी है उनकी जो टोटल एलिजिबिलिटी है वो कितनी है, 7 साल तक की है, ठीक है ना।
तो 7 साल ये जो एलिजिबिलिटी है ये हम अगर वो एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर एज एन एडीए या फिर व्हाटएवर कोई भी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की तरह वो कर रहे हैं, तो वो सब सब कुछ इंक्लूड करके 7 साल टोटल जो है होना चाहिए, ये हमें कहा जा रहा है। ठीक है, नाउ सेक्शन 19 बात कर रहे हैं एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशंस इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स। ठीक है, पीपी वगैरह किसके देखते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन, एपीपी, ईडीए किसके करते हैं, magistrates के कोर्ट में। Central government may appoint one or more assistant public prosecutors for the purpose of conducting any case or class of cases in the court of magistrate without prejudice to provisions contained in subsection 1 and 2 where no assistant public prosecutor is available for the purpose of any particular case. The DM may appoint any other person to be assistant public prosecutor in charge of case after giving notice of 14 days. कितने दिन का नोटिस, 14 डेज का नोटिस स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा जहां पर भी कोई एपीपी वगैरह नहीं है। ठीक है, प्रोवाइडेड किसी भी पुलिस ऑफिसर को एलिजिबल नहीं किया जाएगा टू बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कब इफ ही हैज टेकन एनी, अगर वो आईओ है, ठीक है, किसी भी तरीके से उसने इन्वेस्टिगेशन की उस ऑफेंस की, तब नहीं किया जाएगा। अगर वो इंस्पेक्टर के रैंक से लो है तब भी उसको नहीं बनाया जा सकता एबीपी, अदरवाइज ऑफ कोर्स वो प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 20 डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। ठीक है, फिर भी चलो ऊपर से हम थोड़ा देख लेते हैं, सेक्शन नंबर फिर भी याद कर लेना। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश अ डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन द स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एज मेनी डिप्टी डायरेक्टर्स। ठीक है, तो कौन कौन आएगा, डायरेक्टर आएगा, डिप्टी डायरेक्टर आएंगे प्रोसिक्यूशन की एज इट थिंग्स फिट। ठीक है, अ डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट कंसिस्टिंग ऑफ मेनी डिप्टी डायरेक्टर्स एंड असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन एज इट थिंग्स फिट। ठीक है, पर्सन कब कब एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है, एज ए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अगर करना है तो कितनी है, एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 15 ईयर्स, 15 साल तक की। हाँ, ये जो एलिजिबिलिटी है ये देख लेना। ठीक है, यहाँ तो 15 साल की प्रैक्टिस हो या फिर इज और हैज बीन अ सेशन जज, या फिर सेशन जज होना चाहिए या फिर रह चुका होना चाहिए। ठीक है, अगर असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन है तो 7 साल तक की प्रैक्टिस और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, दैट इज जेएमआईसी। Next we have is director of prosecution shall be headed by the director of prosecution who shall function under the administrative control of the home department in the state. ठीक है, तो जो भी स्टेट का होम डिपार्टमेंट होगा उसके अंदर ही डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आएगा। ठीक है जी, every deputy director of prosecution or assistant director of prosecution shall be subordinate to the director. डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर किसके सबॉर्डिनेट होंगे, जो मेन डायरेक्टर होगा उनके। ठीक है जी, एंड एवरी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डिप्टी डायरेक्टर। ठीक है, तो यही हमारी हायरार्की आ जाएगी, सबसे पहले डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, देन असिस्टेंट डायरेक्टर। Every public prosecutor, additional public prosecutor, and special public prosecutor by the state government under subsection 1 or subsection 8 of 18 to conduct cases in the High Court shall be subordinate to the director of prosecution. तो public prosecutor, additional public prosecutor, special public prosecutor किसके subordinate होंगे, director prosecution की। Every public prosecutor, additional public prosecutor, and special public prosecutor appointed by the state government under subsection 3 or subsection 8 of section 18 to conduct in cases in district court, and every assistant public prosecutor appointed under subsection 1 of section 19 shall be subordinate to the डिप्टी डायरेक्टर। ठीक है, तो असिस्टेंट वगैरह जितने भी होंगे वो किसके होंगे, डिप्टी डायरेक्टर के। ठीक है, डायरेक्टर के नीचे कौन होंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है जी, देन पावर एंड फंक्शंस जो है ये कहाँ पे है, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी टू मॉनिटर केसेस। डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन कौन से केसेस देंगे, विच आर पनिशेबल फॉर 10 इयर्स और मोर। ठीक है, या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट और विद डेथ। ठीक है, देन डिप्टी डायरेक्टर कौन से केसेस देखेंगे, विच आर पनिशेबल 7 इयर्स और मोर बट लेस देन 10 इयर्स। ठीक है, 7 से लेकर 10 साल तक। 10 साल से ऊपर वाले कौन से देख रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन देख रहे हैं। देन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो 7 साल से कम वाले केसेस होंगे, 7 साल से भी कम वाले केसेस होंगे, वो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन सुपरवाइज करेंगे। ठीक है, notwithstanding anything contained in subsection 7, 8 or 9, the director, deputy director or assistant director of prosecution shall have the power to deal with and be responsible for all proceedings under this Sanhita. The power and functions of the director of prosecution, deputy director, assistant director of prosecution, and the areas in which each of the deputy director have been appointed shall be such as the state government by notification specify. तो ये पार्स वगैरह इनकी कौन स्पेसिफाई करेगा, स्टेट गवर्नमेंट इनको पास देगी। ठीक है, नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई कर देगी कि ये पास है इनकी। ठीक है जी, the provision of this section shall not apply to the advocate general for the state.
जो हाई कोर्ट के हैं उन पे ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। दिस वाज इट सेक्शन 5 तक। कोई डाउट है मुझसे पूछ लेना, कमेंट कर लेना, इंस्टा पे पूछ लेना, टेलीग्राम हैंडल पे पूछ लेना, नो इशू, ठीक है जी। नाउ मूविंग टू सेक्शन 35, अरेस्ट वाली वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। 35 से लेके 62 तक डील कर रहा है हमारा ये अरेस्ट ऑफ पर्सन, फटाफट हो जाएंगी, इतना कुछ नहीं है। 35 सेक्शन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी किसी सेक्शन में भी टाइम नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग है, हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो नाउ मूविंग टू सेक्शन 35। तो सेक्शन 35 से लेके 62 तक है, देन 63 से 93 तक है ना, देन 125 से 129 144 वाला वो तो मेंटेनेंस वाला है, देन 152 एंड सबसे इम्पोर्टेंट हमारा इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट। तो एक तो आई थिंक बाकी का जो है वो एक लेक्चर में हो जाएगा, और इन्वेस्टिगेशन वाला थोड़ा सा एक लेक्चर में, तो 2 लेक्चर्स और लगेंगे मेरे हिसाब से, और फिर हमारा ये जो डे लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फटाफट हमारा काम होगा, उसके बाद माइनर लेक्चर है मैं फटाफट फटाफट करवा दूंगी, ऐसा नहीं कि समझ नहीं आएगा, समझ तो ऑफकोर्स आएगा ही, ठीक है। तो चलो अभी आज का देखते हैं हम, ठीक है। चैप्टर 5 बात कर रहे थे, कुछ चैप्टर नंबर इतने हैं नहीं तो याद रखना। चैप्टर 5 बात कर रहा है अरेस्ट ऑफ पर्सन की, सेक्शन 35 से लेके सेक्शन 62 तक हमारे पास ये है, ठीक है। सेक्शन 35 क्या कह रहा है, एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। ऊपर हमने पढ़ा था कि पुलिस ऑफिसर कब बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, कौन से केसेस में, कॉग्निजेबल केसेस में, ठीक है। कॉग्निजेबल केसेस में जो पुलिस वाले हैं वो बिना ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के, बिना वारंट के किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन हु कमिट इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में अगर किसी पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ठीक है, उस केस में, या फिर अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made और credible information has been received, ठीक है। एक reasonable complaint मिली है, credible information मिली है, reasonable suspicion exist कर रहा है that he has committed a cognizable offense, क्या कि उसने कोई cognizable offense किया है, which is punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years, ठीक है। तो cognizable cases में भी हमने 2 चीजें डिवाइड करी है, एक जो 7 साल से कम वाले ऑफेंसेस हैं, दूसरा जो 7 साल से ज्यादा वाले ऑफेंसेस, ठीक है। सब सेक्शन 1 बात कर रहा है यहाँ पर ये वाले ऑफेंसेस की जो 7 साल से कम वाले। तो कोई भी पुलिस ऑफिसर कब कब बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, पहला, तो अगर कोई पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो कमिट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, डज नॉट मैटर वो 7 साल से कम है 7 साल से ज्यादा है, अगर पुलिस ऑफिसर की एब्सेंस में आप कर रहे हो, सॉरी प्रेजेंस में कर रहे हो, तो पुलिस वाला जो है वो अरेस्ट कर सकता है, पहला। दूसरा, अगर कोई भी ऐसे ऑफेंसेस है विच इज लेस देन 7 years, तो उन ऑफेंसेस में अगर रीजनेबल कंप्लेंट मिली है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है कि इसी पर्सन ने वो ऑफेंस किया है, ठीक है, और तो उस केस में अरेस्ट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड नीचे दी हुई कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहले पुलिस ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट कि, या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सस्पिशन होना चाहिए कि ये जो पर्सन है इसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाई होना चाहिए कि अरेस्ट नेसेसरी है, किस लिए नेसेसरी है, किसी भी टू प्रिवेंट सच अदर पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, ताकि वो कोई और ऑफेंस ना कर दे, ठीक है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। वो पर्सन जो है वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय ना कर दे, टेम्पर ना कर दे, डिसअपियर ना कर दे, इसलिए, ठीक है। किसी भी पर्सन को प्रिवेंट करने के लिए कि वो किसी भी विटनेस को इंड्यूस ना करे, थ्रेट ना करे, या फिर कोई भी ऐसा प्रॉमिस ना कर दे कि विटनेस जो है वो इंड्यूस हो, ठीक है। नेक्स्ट, एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट व्हेनेवर रिक्वायर्ड कांट बी इंश्योर्ड, या फिर उसकी जो प्रेजेंट है वो प्रोक्योर नहीं की जा सकती बिना उसके अरेस्ट के, ठीक है। तो उस केसेस में पुलिस ऑफिसर जो है रीजन रिकॉर्ड करके अरेस्ट जो है वो कर सकता है, लेकिन ये सब किस केसेस में है, जहां पर भी 7 साल से कम वाले कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हुए हैं, तो फिर पुलिस वाले को अरेस्ट करने के लिए ये जो कंडीशन है उनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो, मतलब फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। Then provided that a police officer shall in all cases where the arrest of person is not required, अगर उसको लग रहा है कि अरेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है under the provision of this subsection, record the reasons in writing, ठीक है। तो वो reasons रिकॉर्ड करके राइटिंग में बिना अरेस्ट किए भी हो सकता है, बट मोस्टली पुलिस वाले अरेस्ट करते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
क्लॉज सी बात कर रहा है उन केसेस की जहां पर ऑफेंसेस हुए हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हुए हैं और वहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा है। ठीक है, सो अगेंस्ट होम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड दैट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विद द टर्म with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, whether with or without fine or with the death sentence, and the police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offense, उस केस में वो अरेस्ट कर सकते हैं। फिर ये सारी ऊपर वाले जो कंडीशन है वो फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, बस क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, 7 साल से ज्यादा वाला है, वो काफी है अरेस्ट करने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस खत्म हो गए। नेक्स्ट, कोई भी पर्सन जिसे को who is proclaimed as an offender, ठीक है, भगौड़े वगैरह जो होते हैं वो है जिसकी पोजेशन में क्या मिला है, स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है, या फिर विच में भी रीजनेबली सस्पेक्टेड कि उस पर्सन के पास स्टोलन प्रॉपर्टी की जो भी वो है कस्टडी है। ठीक है, या कोई भी पर्सन जो किसी पुलिस ऑफिसर को रोक रहा है while in the execution of his duty or who has escaped or attempts to escape from lawful custody, ठीक है, कोई भागने की कोशिश कर रहा है from lawful custody, या फिर which is reasonably suspected of being a deserter from any armed forces की जो भी deserter वगैरह हो गए हैं उनमें से है वो कोई। ठीक है, या फिर who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exist of having been concerned in any act committed in any place out of India, which if committed India would have been punishable as an offense। ठीक है, आउट ऑफ इंडिया किसी ने कोई ऑफेंस किया है और वो ऑफेंस किया है कि अगर विद इन इंडिया किया होता तो वो ऑफेंस होता। ठीक है जी, then who being a released convict commits a breach of any rule, ठीक है, released convict है बट उसने किसी भी रूल का उल्लंघन किया है which is under 394 5। ठीक है, then for whose arrest any requisition whether written or oral has been received from other, किसी और पुलिस ऑफिसर ने रिक्विजिशन प्रोवाइड करी है कि आप इस पर्सन को अरेस्ट करके दो। ठीक है, and the offense of the cause which the arrest to be made and it appears from the person might lawfully be arrested without a warrant by, मतलब कि उस पर्सन ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस वगैरह किया है। ठीक है, उस केस में then सेकंड बात कर रहा है नॉन कॉग्निजेबल केसेस की। ठीक है, पहला बात कर रहा था कॉग्निजेबल केसेस की, ये बात कर रहा है नॉन कॉग्निजेबल केसेस की। ठीक है जी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39 नो पर्सन कंसर्न्ड इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और अगेंस्ट whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under a warrant। तो बेसिकली ये कह रहा है कि किसी भी पर्सन ने अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो उस केस में उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता बिना वारंट के, आपको वारंट लेके आना पड़ेगा उसको अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, बाकी सेक्शन 39 की प्रोविजन है वो जब हम सेक्शन 39 करेंगे आई टेल यू। ठीक है, ये साथ में कर लेते हैं, है ना, साथ साथ में पढ़ लो कि इजी हो जाएगा। सेक्शन 39 बेसिकली क्या कहता है कि अगर किसी भी पर्सन को, देखो ऊपर हमने क्या कहा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आप किसी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो पर्सन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर कोई भी ऐसा ऑफेंस कर देता है विच इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, और उसके बाद डिमांड पर ना ही तो वो अपना नाम बता रहा है ना ही रेजिडेंट बता रहा है, ठीक है, या फिर मना कर देता है कि मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, या फिर जो भी पुलिस ऑफिसर है उसके पास रीजन टू बिलीव है इस चीज का कि ये जो भी अपना नाम पता वगैरह बता रहा है वो झूठा बता रहा है, तो उस केस में उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है बाय सच ऑफिसर, इसलिए कि वो अपना नाम और अपना जो भी रेजिडेंस वगैरह है वो सही सही बता दे। ठीक है, जब वो नाम और रेजिडेंस अपना सही सही बता देगा, ठीक है, तो उसको छोड़ा जा सकता है ऑन अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड टू अपीयर बिफोर अ मजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर्ड। ठीक है, कि जब भी मजिस्ट्रेट को अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप उसके सामने मजिस्ट्रेट के सामने आप आ जाओ। ठीक है, प्रोवाइडेड इफ सच पर्सन इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया द बेल बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय अ श्योरिटी और श्योरिटी इज रेजिडेंट इन इंडिया। अगर वो पर्सन इंडिया का रहने वाला नहीं है तो फिर आपको श्योरिटी लानी पड़ेगी जो भी इंडिया में रिजाइड कर रही है किसी ऐसे पर्सन की। ठीक है, तो इफ द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन इज नॉट असर्टेन्ड विद इन 24 आवर्स। 658 हमारा क्या कहता है कि अगर किसी पर्सन को हम अरेस्ट कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसको मजिस्ट्रेट को लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी अगर आपने किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, इसलिए क्या है कि वो आपको नाम और रेजिडेंस नहीं बता रहा और 24 घंटे हो गए फिर भी वो आपको नाम और रेजिडेंस नहीं बता रहा, तो फिर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा। ठीक है जी, कब कब अगर नाम रेजिडेंस नहीं बता रहा या फिर उसने बॉन्ड या बेल बॉन्ड जो भी रिक्वायर्ड था वो उसने फर्निश नहीं किया विद और विदाउट सिक्योरिटीज दैट इज डिफरेंट। ठीक है जी, तो ये हमें हमारा सेक्शन 39 कह रहा है। ठीक है,
तो ऊपर क्या कहा जा रहा है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर वो पर्सन अपना नाम पता ही नहीं बता रहा और उसने किसी पुलिस ऑफिसर के होते हुए उसकी प्रेजेंस में कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो फिर वो पुलिस ऑफिसर जो है उसको अरेस्ट कर सकता है, इसलिए वो नाम पता जानने के लिए। तो अगर वो बता दे तो ठीक है, उसको छोड़ दो, बेल बॉन्ड पे छोड़ दो, बॉन्ड पे छोड़ दो। लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं बता रहा और 24 आवर्स भी हो चुके हैं, तो फिर उस केस में उसको मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें हमारा सेक्शन 39 जो है वो बता रहा है। देन वी हैव मूविंग टू बैक टू सेक्शन 35। The police officer shall in all cases where the arrest of a person is not required, ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि जहां पर भी जो अरेस्ट है किसी पर्सन की, चाहे कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जहां पर भी पुलिस ऑफिसर को लगा कि अरेस्ट इस पर्सन की रिक्वायर्ड नहीं है अंडर सबसेक्शन 1, इशू अ नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made, सॉरी सबसेक्शन 1 की बात करी जा रही है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की। इसे ना हम 41A का नोटिस भी कहते हैं। अगर आपने सीआरपीसी पढ़ी है वहां पर सेक्शन 41E हुआ करता था, ठीक है। तो 41A का नोटिस इसको कहा जाता था कि कोई भी पुलिस ऑफिसर है जहां पर भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर रहा, तो फिर वो क्या कर भेजेगा, नोटिस भेजेगा उस पर्सन को जिसके भी अगेंस्ट कंप्लेंट वगैरह इशू हुई है कि आप अपेयर हो, ठीक है, और एट सच अदर प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस, ठीक है। उसको अपेयर होने के लिए बेसिकली बुलाएगा। जहां पर भी ऐसा नोटिस किसी भी पर्सन को इशू किया जाएगा, वो उस पर्सन की ड्यूटी है कि वो कंप्लाई करेगा विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस, ठीक है। जहां पर भी पर्सन जो है कंप्लाई कर रहा है और कंप्लाई करता मतलब कॉन्टिन्यूस टू अप्लाई है, उस केस में उस पर्सन को अरेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अनलेस for reasons to be recorded the police officer is of the opinion that he ought to be arrested, unless जो पुलिस ऑफिसर है उसको लग रहा है कि नहीं इसको अरेस्ट करने की रिक्वायरमेंट है, तो फिर उस केस में पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। अदरवाइज जो भी आपको नोटिस दिया है अंडर 41A एंड नाउ सबसेक्शन 3, ठीक है, अगर पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि जो भी टर्म्स है उसको कंप्लाई किया जा रहा है, तो फिर अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसेक्शन 6 क्या कहना है कि जहां पर भी किसी भी पर्सन जो है किसी भी टाइम पे अगर फेल मतलब कंप्लाई नहीं कर रहा विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस, पुलिस ऑफिसर जो है वो क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है उस पर्सन को, ठीक है जी। नाउ सबसेक्शन 7 क्या कह रहा है, कोई भी अरेस्ट जो है shall be made without prior permission of an officer not below the rank of DSP, ठीक है। डीएसपी की परमिशन लेनी पड़ेगी किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, किन केसेस में, जहां पर जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्म है, ठीक है जी, या फिर 60 साल से ज्यादा की उम्र है उसकी। और ये किन केसेस में जहां पर पनिशमेंट 3 साल से कम की है, ठीक है। दोबारा से बता रही हूँ, सबसेक्शन 7 क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसी ऑफेंसेस हैं जहां पे पनिशमेंट 3 साल से कम की है, ठीक है, और जिस पर्सन को अरेस्ट करने जा रहे हैं वो या तो इन्फॉर्म है या फिर उसकी उम्र जो है वो 60 साल से ऊपर की है, तो उस केस में पहले आपको डीएसपी की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा से बता रही हूँ, सारे सेक्शन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अगर कहीं पे कुछ समझ नहीं आया होगा हो जाएगा, ठीक है जी। इरेज कर देती हूँ ना तो फिर बहुत ज्यादा वगैरह लेके कुछ समझ नहीं आता प्रॉपर है ना। So we were doing 35, 35, 35. Oh my god. Yes. So moving to 35, है ना, 35 ही कर रहे थे। तो 35 क्या कह रहा है, सबसे पहले में बात की जा रही है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की। सो इट्स सेइंग कि अगर कोई भी पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, अगर तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर कर रहा है, तो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है। सेकेंडली, अगर कोई भी पर्सन है जिसके अगेंस्ट रीजनेबल कंप्लेंट मिली है, रीजनेबल सस्पिशन हुआ है, ठीक है, जिसने या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 7 साल तक की है, उस केस में पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है अगर ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पहली, कि पुलिस ऑफिसर के पास कोई रीजन टू बिलीव है कि इस कंप्लेंट के आधार पे कि इसी पर्सन ने ऑफेंस किया है। दूसरी, कि पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाई है कि ऐसे पर्सन की अरेस्ट जरूरी है ताकि वो कोई फर्दर ऑफेंस ना कर दे, ठीक है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है, ठीक है, वो कोई एविडेंस को टेम्पर ना कर दे, जला ना दे, खराब ना कर दे, इसलिए जरूरी है, किसी विटनेस को इंड्यूस ना कर दे, इसलिए जरूरी है, ठीक है, या किसी विटनेस को डरा धमका के केस ना पलटा दे, इसलिए जरूरी है, ठीक है, और उस पर्सन की कोर्ट में
जो भी प्रेजेंस है वो रिक्वायर करने के लिए, वो इंश्योर करने के लिए उस पर्सन की अरेस्ट जरूरी है, तो वो अरेस्ट कर सकता है विद द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। ठीक है। 10, पुलिस ऑफिसर जो है ऑल केसेस में जहां पर भी अरेस्ट करेगा पर्सन को, रीजंस क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग में। ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है उन केसेस की जहाँ पे 7 साल से ऊपर की पनिशमेंट है। अगर 7 साल से ऊपर की पनिशमेंट है, कोई ऐसा ऑफेंस किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट 7 साल से ऊपर है, तो उस केस में भले ही सिर्फ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ठीक है। तो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की होनी चाहिए, और अगर वो ऑफेंस 7 साल से ज्यादा की पनिशमेंट है या फिर डेथ सेंटेंस है और रीजन टू बिलीव है पुलिस वाले के पास कि इसी पर्सन ने किया है, तो उसको अरेस्ट कर सकता है। फिर ये कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर कोई भी पर्सन है जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है, या फिर उसके पास स्टोलन प्रॉपर्टी है, ठीक है, या फिर किसी पुलिस ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसको ड्यूटी नहीं करने दे रहा है, ठीक है, या फिर आर्म्ड फोर्सेस का डेजर्टर ऑफिसर है कोई, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके खिलाफ रीजनेबल कंप्लेंट है कि उसने कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है, आउट ऑफ इंडिया किया है, जो अगर इंडिया के विद इन किया होता तो फिर उसको एज एन ऑफेंस पनिश किया जा सकता था, उस केस में कर सकते हो। ठीक है। अगर किसी कोई ऐसा पर्सन है जो 394 की 394 सबसेक्शन 5 में रिलीज कन्विक्ट है, उसने कोई रूल ब्रीच किया है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा ऑफेंस, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसकी अरेस्ट जो है किसी और पुलिस ऑफिसर ने रिक्वेस्ट सेट की हुई है कि मतलब आप इसको अरेस्ट करके पूरी दो, ठीक है, और उसने भी क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है उस केस में। ठीक है। दूसरा बात करना है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की, कि अगर कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उस केस में पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट नहीं कर सकते विदाउट वारंट। उनको जरूरत पड़ेगी वारंट की, परमिशन की, मजिस्ट्रेट की, तभी वो अरेस्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39। सेक्शन 39 क्या कह रहा है कि अगर कोई भी पर्सन ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर और वो पर्सन जो है अपना नाम, अपना रेजिडेंस नहीं बता रहा, या फिर पुलिस वाले के पास रीजन टू बिलीव है कि ये जो पर्सन है ये गलत बता रहा है, तो उस केस में उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। जब वो नाम पता दे दे तो उस केस में उस पर्सन को छोड़ा जा सकता है ऑन द बॉन्ड और बेल बॉन्ड। ठीक है। पर अगर वो पर्सन इंडिया से बाहर का रहने वाला है तो फिर किसी ऐसे पर्सन की श्योरिटी लेनी पड़ेगी जो इंडिया का रेजिडेंट है। ठीक है जी। और अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करने के 24 घंटे के अंदर भी वो सही से नाम पता नहीं बता रहा, तो फिर विद इन 24 आवर्स हमें मजिस्ट्रेट के पास उसको लेके जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 58 हमें क्या कहता है कि विद इन 24 आवर आपको मजिस्ट्रेट के पास किसी भी पर्सन को पेश करना है जिसको भी आप अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। देन पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, जिसको भी सबसेक्शन 1 में अरेस्ट नहीं किया उसको एक नोटिस भेजेगा। 41A CRPC का नोटिस होता है। ठीक है। यहाँ पर सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 का नोटिस है। ठीक है, कि आप आओ, ठीक है, अपेयर हो, जो भी पुलिस वाला है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके सामने। ठीक है। अब ये अगर कोई भी पर्सन नोटिस जिसको गया है वो क्या करेगा, उस पर्सन की ड्यूटी है कि वो जो भी टर्म्स है उस नोटिस की उसको कंप्लाई करे। अगर कोई पर्सन कंप्लाई कर रहा है तो फिर उस पर्सन को अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पुलिस को लगे कि हाँ अरेस्ट करने की जरूरत है तो वो रीजन रिकॉर्ड करके राइटिंग में उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। जहां पर भी कोई भी पर्सन फेल कर देता है, कंप्लाई नहीं करता उन टर्म्स का, ठीक है, तो फिर वो अरेस्ट किया जा सकता है उसको। ठीक है। सेक्शन 7 क्या कह रहा है कि कोई भी ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 3 साल से कम की पनिशमेंट है, ठीक है, और वो ऑफेंस किसी ऐसे पर्सन ने किया है जो या तो इन्फॉर्म है, ठीक है, या फिर उस पर्सन की जो उम्र है वो 60 साल से ऊपर है, तो फिर ऐसे पर्सन को अरेस्ट करने के लिए डीएसपी की जो परमिशन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी। ये हमारा सेक्शन 35 आ गया। सेक्शन 35 कंप्लीटेड। नाउ मूविंग टू सेक्शन 36। सेक्शन 36 क्या कहता है कि हर एक पुलिस ऑफिसर जब भी अरेस्ट कर रहा है, प्रोसीजर बता रहा है बेसिकली ये, कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा तो एक्यूरेट विजिबल क्लियर आइडेंटिफिकेशन अपने नाम की डालेगा। मतलब वो जो पुलिस वाले होते हैं उनकी होता है ना, उनकी जो भी चेस्ट होती है उसके ऊपर उनका नाम वगैरह लिखा होता है, तो वो कह रहा है कि एक्यूरेट विजिबल क्लियर आइडेंटिफिकेशन अपने नाम की वो डालेगा। ठीक है। एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर करेगा, ठीक है, विच शैल बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस। ठीक है, एक विटनेस अटेस्ट करेगा उसको, हु इज मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द पर्सन अरेस्टेड और रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज मेड। ठीक है। तो कौन होना चाहिए, या तो कोई रिस्पेक्टेबल मेंबर होना चाहिए या फिर वन विटनेस होना चाहिए किसी फैमिली का जिसको भी अरेस्ट किया गया है उसका। और किसके द्वारा काउंट साइन किया जाएगा, किसी अरेस्टेड पर्सन के द्वारा भी मतलब उस अरेस्टेड पर्सन के द्वारा भी काउंट साइन किया जाएगा। ठीक है जी। देन इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड, जो भी पर्सन अरेस्ट है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा अनलेस द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली दैट ही हैज राइट टू हैव अ रिलेटिव और फ्रेंड और एनी अदर पर्सन नेम्ड बाय हिम टू बी इन्फॉर्म्ड बाय ऑफ हिज अरेस्ट। ठीक है। इसको आप रेड विद सेक्शन 40 करो, सेक्शन 40 के साथ पढ़ो। ठीक है। तो अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, सॉरी सेक्शन 40 नहीं है,
कहाँ गया? ये कहाँ गया? I forgot the section A number 48 था. Yes, 48. Read with 48 करना है इसको. ठीक है. Obligation of person making to, क्या हो रहा है ये? ठीक है. Obligation of person making arrest to inform about arrest etc. to relative of friend. ठीक है. Every police officer or other person making any arrest, जो भी person arrest वगैरह करेगा इस संहिता में, पुलिस ऑफिसर वो क्या करेगा, फोर्थ विद साथ के साथ इन्फॉर्मेशन देगा उसकी अरेस्ट की और प्लेस की जहां पर भी उस पर्सन को रखा गया है, टू हिज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और अदर सच पर्संस एज मे बी डिस्क्लोज्ड और नॉमिनेटेड बाय द अरेस्टेड पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग सच इन्फॉर्मेशन आल्सो टू द डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट. पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा अरेस्टेड पर्सन को कि उसकी जो भी राइट्स वगैरह हैं, एज सून एज ही ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन एंड एंट्री ऑफ द फैक्ट एज टू हु हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द अरेस्ट. ठीक है. तो पूरी एंट्री वगैरह वो अपने जो भी रजिस्टर होता है, जो भी जीडी सीडी होती है, उसमें वो एंट्री डालेगा कि हाँ इस पर्सन को मैंने बता दिया था, इसकी जो भी राइट्स वगैरह हैं. ठीक है. और ड्यूटी होगी मजिस्ट्रेट की फॉर होम सच अरेस्ट पर्सन इज प्रोड्यूस्ड, कि वो सेटिस्फाई करे कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल हुई है कि नहीं. इट इज, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कर दिया था क्योंकि पुलिस वाले जो थी वो अपनी जो भी भारतीय इसको बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल कर रहे थे, बताते नहीं थे ये वो सारी चीजें, इसलिए ये चीज क्या करती है, रिक्वायर्ड कर दी. ठीक है. अब दिस, ये जो था हम तो पढ़ेंगे रेड सेक्शन 48. ठीक है जी, कि जो भी रिलेटिव वगैरह को बताएंगे सारी चीजें. ठीक है. नाउ मूविंग टू सेक्शन 37. सेक्शन 37 क्या कह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक पुलिस कंट्रोल रूम स्टेब्लिश करेगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एट अ स्टेट लेवल. ठीक है. जो भी पुलिस ऑफिसर होगा हर एक डिस्ट्रिक्ट का, हर एक पुलिस स्टेशन का, उसको डेजिग्नेट करेगी और वो ऑफिसर एएसआई से कम की रैंक का नहीं होना चाहिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा कि जितने भी पर्सन हैं जिनको भी अरेस्ट किया गया है उनका नाम, उनका एड्रेस जो है, उस सारी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए. ठीक है. और उसको डिस्प्ले किया जाएगा इन एनी मैनर इंक्लूडिंग इन डिजिटल मोड इन एवरी पुलिस स्टेशन. ठीक है. हर एक पुलिस स्टेशन में इसको किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी किया जाएगा. बेसिकली क्या कह रहा है कि एएसआई से कम के रैंक का नहीं होना चाहिए, एएसआई के रैंक का, इसके ऊपर के रैंक का कोई भी पर्सन जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जितना भी नाम एड्रेस है, जो भी पर्सन अरेस्ट किए गए हैं उनका वो सारा ध्यान रखिए. ठीक है. उसको मेंटेन करेंगे और किसी भी हर एक पुलिस स्टेशन में डिजिटली वो जो भी रिकॉर्ड है वो क्या होगा, डिस्प्ले किया जाएगा. और कहाँ पे किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में. ठीक है. ये हमें सेक्शन 37 कह रहा है. सेक्शन 38 क्या कह रहा है कि जो पर्सन अरेस्ट किया गया है, इंटरोगेट किया गया है, उसके पास पूरा राइट है कि वो एडवोकेट को मिल सकता है ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन, थ्रू नॉट थ्रू आउट इंटरोगेशन. ठीक है. ड्यूरिंग इंटरोगेशन एंड थ्रू नॉट थ्रू आउट इंटरोगेशन, इसका डिफरेंस देखो कि थ्रू आउट इंटरोगेशन क्या होता है. देखो, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एक बात है, थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन एक बात है. ठीक है. थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पर ये पर्सन बैठा है, यहाँ पर इसका एडवोकेट बैठा है, यहाँ पर इंटरोगेशन हो रही है, तो थ्रू आउट इंटरोगेशन जो भी सवाल इससे पूछा, इसने इससे पूछा, इसका जवाब दिया. ठीक है. तो वो सारा थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन का, थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती. ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कभी कभी बीच बीच पे वो है, वो मिल सकता है अपने एडवोकेट से, वो अलग बात. ठीक है जी. इसको वैसे हम 340 और 341 के साथ पढ़ते हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो फिर आप चाहे रहने दो, लेकिन वैसे अगर इसको पढ़ना हो तो 340 341 के साथ पढ़ा जाता है, तो इजीली पढ़ा जाता है, याद हो जाती है एक्चुअली सेक्शन वगैरह, उससे भी थ्रेड विद आप करके पढ़ोगे तो. वो मेंस की बातें हैं, बट मैं बता दूँ आपको, मेंस के लिए ही याद रख लेना अगर होगा सिलेबस. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट. देखो, कोई भी प्राइवेट पर्सन जो है वो भी अरेस्ट कर सकता है. ठीक है. या फिर अरेस्ट करवा सकता है किसी भी पर्सन को, जिस भी पर्सन ने कोई भी नॉन अवेलेबल, हाँ, उसकी प्रेजेंस में अगर किसी पर्सन ने नॉन अवेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, या फिर अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और बिना अननेसेसरी डिले के, ये जरूरी है टाइम, 6 घंटे के अंदर अंदर वो पर्सन जो है जिसको उसने अरेस्ट किया है वो क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर को वो पर्सन जो है वो प्रोवाइड करेगा. ठीक है. सेक्शन 40 क्या कह रहा है कि कोई प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है किसी ऐसे पर्सन को जिसने उसकी प्रेजेंस में कोई नॉन वेरिएबल कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, या फिर अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, लेकिन 6 घंटे के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो भी कस्टडी है वो किसको देनी पड़ेगी, पुलिस वाले को देनी पड़ेगी. ठीक है जी. एंड
और अगर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है तो ऑफकोर्स उसके पुलिस स्टेशन में उसको वो दे आएगा, व्हाटएवर, वो तो सारी चीजें हैं, ठीक है। इफ देयर इज रीजन टू बिलीव, if there is reason to believe that such person comes under the provisions of section 1 of section 35, a police officer shall take him in custody, ठीक है। मतलब अगर उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसको कस्टडी में मिलेगा, ठीक है। if there is reason to believe that he has committed a non cognizable offense, और अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इसने तो कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और अगर फिर वो अपना तो नाम एड्रेस नहीं दे रहा है तो फिर सेक्शन 39 की जो भी प्रोविजन है वो फॉलो हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई भी ऐसा सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है बिलीव करने के लिए कि उसने कोई ऑफेंस किया है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। देखो सेक्शन 30 40 का कहना है कि जब किसी प्राइवेट पर्सन के प्रेजेंस में किसी पर्सन ने नॉन वेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस किया तो वो उसको या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसको वो पकड़ लेगा 6 घंटे के अंदर पुलिस वाले को या फिर पुलिस स्टेशन में दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो या तीन हमारे पास सिचुएशंस आएंगी। पहले कि उस पर्सन ने सच में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया होगा, ठीक है। तो अगर तो कॉग्निजेबल ऑफेंस उस पर्सन ने किया है तो उस पर्सन को साथ के साथ अरेस्ट कर लिया जाएगा। दूसरा, उस पर्सन ने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, अगर उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो उस केस में उस पर्सन को अगर तो वो नाम पता दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा है तो फिर सेक्शन 39 की जो भी प्रोविजन है उसको फॉलो कर दिया जाएगा। और तीसरा, अगर उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है तो फिर उसको साथ के साथ क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। ये हमें हमारा सेक्शन 40 कह रहा है ना। मूविंग टू सेक्शन 41, नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 41 अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, ठीक है। व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में हुआ है, चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसकी लोकल जो भी मजिस्ट्रेट है उनकी लोकल जुरिसडिक्शन में हुआ है, दे कैन अरेस्ट हिमसेल्फ और या किसी भी पर्सन को ऑर्डर कर सकते हैं टू अरेस्ट द ऑफेंडर एंड मे देयर अपॉन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेरेन कंटेन्ड एज टू बेल कमिट द ऑफेंडर टू कस्टडी, ठीक है। तो बाकी बेल वगैरह की जो भी प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होगी। कोई भी मजिस्ट्रेट चाहे एग्जीक्यूटिव है चाहे जुडिशियल है किसी भी टाइम पे अरेस्ट कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है अरेस्ट किसी भी पर्सन की इन हिज प्रेजेंस विद इन हिज लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट ही इज कंपिटेंट एट द टाइम एंड इन द सर्कमस्टांसेस टू इशू अ वारंट, ठीक है। अगर किसी भी पर्सन की अरेस्ट के लिए दैट पर्सन, दैट मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल इज कंपिटेंट टू इशू वारंट, तो उस पर्सन की अरेस्ट को किसी भी टाइम पे अरेस्ट डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। नाउ सेक्शन 42 क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। तो आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर हैं उनको सेव किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 35 एंड सेक्शन 39 to 41 both inclusive, no member of the armed forces of the union shall be arrested for anything done or purported to be done by him in the discharge of his official duties। अगर किसी भी आर्म फोर्सेस के किसी भी मेंबर ने कोई भी एक्ट किया है इन द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज एक्सेप्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट द प्रोविजंस ऑफ द सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू सच क्लास ऑफ कैटेगरी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फोर्स, ठीक है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो और लोगों की और कैटेगरीज के ऊपर जो भी मेंबर्स ऑफ फोर्स है उनके ऊपर भी लागू कर सकते हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लो, बहुत है। सेक्शन 43 अरेस्ट हाउस मेट, ठीक है, प्रोसेस बता रहा है अभी अरेस्ट का, कि कैसे अरेस्ट किया जाएगा, कितना रेजिस्ट कर सकते हो या जो भी चीजें है ना। सो इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम शेल एक्चुअली touch or confine the body of the person to be arrested, ठीक है। So they can touch or they can confine the body of the person unless there be a submission to the custody by word or action। अगर कोई पर्सन सामने से by word और by action सबमिट कर रहा है इनकी कस्टडी तो फिर जरूरत नहीं है, लेकिन अदरवाइज जो भी पुलिस है या कोई भी पर्सन जो अरेस्ट कर रहा है वो टच कर सकता है, कन्फाइन कर सकता है बॉडी ऑफ द पर्सन जिसको अरेस्ट किया जा रहा है। जहां पर भी विमेन को अरेस्ट किया जा रहा है अनलेस द सर्कमस्टांसेस इंडिकेट टू द कंट्रेरी, उसकी सबमिशन जो कस्टडी की है वो ओरल इंटीमेशन ऑफ अरेस्ट, मतलब जब भी उसको इंटीमेट किया जाता है कि यू आर अरेस्टेड, ठीक है, जो भी विमेन है उसकी सबमिशन टू कस्टडी जो है प्रिज्यूम की जाती है। अनलेस कंट्रेरी कुछ नहीं आ रहा तो सर्कमस्टांसेस कंट्रेरी इंडिकेट नहीं कर रहे, भागने की कोशिश कर रही है तो ऑफ फिर तो हम नहीं मान सकते दैट दैट शी इज सबमिटिंग टू कस्टडी। बट अदरवाइज हम क्या मानेंगे, जब उसको इंटीमेट किया गया अबाउट अरेस्ट शी प्रिज्यूम किया जाता है कि वो सबमिट कर रही है टू द कस्टडी एंड अनलेस द सर्कमस्टांसेस अदरवाइज रिक्वायर और अनलेस द पुलिस ऑफिसर इज फीमेल, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट अगर जो सर्कमस्टांसेस है और कुछ रिक्वायर नहीं कर रहे और अगर पुलिस जो है फीमेल है उसके अलावा पुलिस ऑफिसर जो है वो टच नहीं करेगा द पर्सन ऑफ द वुमेन फॉर मेकिंग हर अरेस्ट, ठीक है। इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट, अगर कोई पर्सन मतलब फोर्सली रेजिस्ट कर रहा है
कि उसको अरेस्ट ना किया जाए, ठीक है, या फिर भागने की कोशिश कर रहा है, तो पुलिस ऑफिसर या कोई और पर्सन जितने भी नेसेसरी मीन्स हैं अरेस्ट को करने के लिए वो कर सकते हैं, ठीक है। देन पुलिस ऑफिसर में कीपिंग इन व्यू द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, जो भी नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस है उसको देखकर हैंडकफ यूज कर सकते हैं। देयर वाज अ केस ऑफ सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली, ठीक है, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली, वहां पर क्या चीज उन्होंने की थी कि हैंडकफ्स को नहीं यूज करना चाहिए, तो उस चीज को उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से किया है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो नेचर और ग्रेविटी ऑफेंसेस को देख हैंडकफ यूज कर सकते हैं व्हाइल मेकिंग द रेस्ट ऑफ द पर्सन और व्हाइल प्रोड्यूसिंग सच पर्सन बिफोर द कोर्ट। कौन कौन से पर्सन जो हिबिचुअली या फिर रिपीट ऑफेंडर है, ठीक है, या फिर जो कस्टडी से भाग रहे हैं, या फिर उन्होंने कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, टेररिस्ट एक्ट है, ड्रग रिलेटेड क्राइम है, या फिर इलीगल पोजीशन ऑफ आर्म्स और एम्यूनिशन है, मर्डर किया है, रेप किया है, एसिड अटैक, या फिर काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन और ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, जो भी जैसे हीनियस क्राइम्स है उनके लिए जो पर्सन है उनके अगेंस्ट हैंडकफ्स वगैरह यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। Nothing in this section gives the right to cause the death of the person who is not accused of an offense punishable with death or imprisonment for life। अगर कोई भी पर्सन है जिसको डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए चार्ज नहीं किया गया, इनके अलावा किसी भी पर्सन की डेथ कॉज नहीं कर सकते पुलिस वाले, ठीक है जी। सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, किसी भी विमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, एंड जहां पर भी वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर भी रहे हैं, विमेन पुलिस ऑफिसर को आप साथ लेके जाओगे, एक रिटर्न रिपोर्ट बनाओगे, ठीक है, प्रायर परमिशन लोगे मजिस्ट्रेट की, इसकी फर्स्ट क्लास की, विद इन हुज लोकल जुरिसडिक्शन द ऑफेंस इज कमिटेड और द रेस्ट टू बी मेड, ठीक है। ये हमें सेक्शन 43 कह रहा है। नाउ मूविंग टू सेक्शन 44, इफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर वारंट ऑफ अरेस्ट और एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, अगर किसी भी पर्सन के पास पुलिस ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है has entered into or is within any place, any person residing in or being in charge of such place shall in demand of such person act as a person, मतलब बेसिकली अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं सेक्शन, ऊपर ऊपर से बता देती हूँ उसको। फिर कोई भी पर्सन है उसको लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे है, ठीक है, तो वो उस जगह की सर्च कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे एंटर करके वो पर्सन को ढूंढ वगैरह सकते हैं, ठीक है। बट अगर वहां पे कोई विमेन वगैरह हो, यहाँ पे लिखा हुआ था कहीं, कोई भी ऐसी विमेन है जो बाय कस्टम्स वगैरह अगर सामने वगैरह नहीं आ सकती, तो फिर उस विमेन को अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप, ठीक है, आप थोड़ा साइड पे हो जाओ, बाकी वो जो भी है वो सारा वहां पे क्या कर सकते हैं, जो भी सर्च वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट क्या है कि अगर उनको एंट्री नहीं मिल रही है तो फिर उस केस में वो अगर उनको लगे कि हाँ जरूरी है तो फिर वो दरवाजा वगैरह तोड़ के भी जो है वो जा सकते हैं, ठीक है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है नहीं, इसको आप स्किप भी कर दोगे चल जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू सेक्शन 45, a police officer may for the purpose of arresting without warrant any person whom is authorized to arrest pursue such person in place in India। मतलब कि देखो, एक तो पुलिस ऑफिसर है वो अपने जुरिस्डिक्शन में तो अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है तो वो तो कर ही सकता है, ठीक है, बट अगर उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है तो बाकी अगर किसी और जगह पे है तो फिर वहां से भी वो जाके वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। पर्सन अरेस्टेड शिल नॉट बी सब्जेक्ट टू मोर रिस्ट्रेंट देन, उस पर्सन एस्केप को रोकने के लिए जितना रिस्ट्रेंट इनफ है उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा आप उसको रिस्ट्रेंट नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ सेक्शन 47, पर्सन अरेस्टेड टू बी मेड इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स, हाँ, तो हर एक पुलिस ऑफिसर जो है या फिर कोई भी पर्सन जो उसको अरेस्ट कर रहा है उसको प्रॉपर ग्राउंड्स वगैरह बताएंगे कि फुल पर्टिकुलर्स बताएंगे कि किस पर्सन इस चीज के लिए आपको अरेस्ट किया गया है, और जो भी ग्राउंड्स वगैरह है वो बताएंगे। जहां पर भी पुलिस अरेस्ट करी है बिना वारंट के किसी भी पर्सन को जिसको नॉन वेरिएबल ऑफेंस के लिए अक्यूज किया गया है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा दैट ही इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड। अगर कोई नॉन वेरिएबल ऑफेंस है तो उसको फिर बताया जाएगा कि आप बेल अपनी जो है वो कर सकते हो, ठीक है ना, आप श्योरिटीज वगैरह अरेंज करो और आपकी बेल हो जाएगी, ठीक है। नाउ सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन सेक्शन 49, जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा अंडर अ वारंट व्हिच डज नॉट प्रोवाइड फॉर द टेकिंग ऑफ बेल, मतलब हाँ, और अंडर अ वारंट व्हिच प्रोवाइड्स फॉर द टेकिंग ऑफ अ बेल बट द पर्सन अरेस्टेड कांट फर्निश बेल। देखो जब भी बात करेंगे कोई भी बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है वारंट में बेलेबल या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए, जहां पर बेलेबल ऑफेंस है वहां पर वो बेल वगैरह फर्निश नहीं कर पाया, और जहां पर नॉन बेलेबल है वहां पे तो फिर नॉन बेलेबल ही है ना, तो ऐसे तो बिल हो नहीं जाएगी।
उस केस में ठीक है, या फिर जहां पर भी किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है बिना वारंट के या फिर किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा अंडर अ वारंट एंड कांट लीगली बी एडमिटेड टू बेल और इज अनेबल टू फर्निश बेल, या फिर उसने भी बेल नहीं दी या फिर अनेबल है, ऑफिसर जो भी अरेस्ट कर रहा है या फिर जब भी अरेस्ट की जा रही है बाय अ प्राइवेट पर्सन, पुलिस ऑफिसर टू हुम ही मेक्स ओवर द पर्सन अरेस्टेड मे सर्च सच पर्सन, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, सर्च कर सकते हैं उस पर्सन की एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल, तो जितने भी आर्टिकल्स उससे मिले हैं बराबर में उनको क्या करेगा, सेफ कस्टडी में रख देगा, अदर देन नेसेसरी वेयरिंग अपैरल, जो भी कपड़े उन्होंने पहने उसको नहीं करेगा, फाउंड अपॉन हिम एंड वेयर एनी आर्टिकल इज सीज्ड फ्रॉम द अरेस्टेड पर्सन, और कोई भी आर्टिकल जो सीज किया जा रहा है फ्रॉम द अरेस्टेड पर्सन उस चीज की रिसीट जो है मुझे उस पर्सन को दे दी जाएगी। वेन एवर इट इज नेसेसरी टू कॉज अ फीमेल टू बी सर्च, अगर किसी फीमेल को सर्च करना है तो दूसरी फीमेल ही होनी चाहिए। विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, मतलब डिसेंसी फिर भी आपको मेंटेन रखनी है, चाहे कोई एक वुमेन है दूसरी वुमेन को सर्च कर रही है फिर भी एक डिसेंसी जो है वो आप बना के ही रखोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट सेक्शन 50 पार्ट टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स, पुलिस ऑफिसर या कोई भी और पर्सन जो भी अरेस्ट कर रहे हैं अंडर दिस संहिता में इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट इज मेड टेक फ्रॉम द पर्सन अरेस्टेड एंड इफ अगर कोई भी वेपन वगैरह उस पर्सन के पास है तो उससे ले लिए जाएंगे, ठीक है। हाँ, और वो जितने भी वेपन्स हैं वो किसको डिलीवर कर दिए जाएंगे, कोर्ट को कर दिए जाएंगे या फिर कोई भी ऑफिसर है उसको कर दिए जाएंगे, ठीक है जी। दैट्स इट। नाउ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, सेक्शन 51 सेक्शन 53 एक साथ पढ़ेंगे हम, ठीक है जी। सेक्शन 51 इसको इतना डीप में इतना अंदर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 51 क्या कह रहा है कि जो भी पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया है उसका क्या किया जाएगा, एग्जामिनेशन किया जाएगा बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। जहां पर भी पर्सन अरेस्ट किया जा रहा है ऑन द चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ सच नेचर, कोई भी ऑफेंस किया जा रहा है वहां पर क्या किया जाएगा, एग्जामिनेशन किया जाएगा पर्सन का, ठीक है। जहां पर भी रीजनेबल ग्राउंड्स है कि इसका एग्जामिनेशन करके हमें कोई एविडेंस वगैरह मिल सकते हैं वहां पर उस पर्सन का एग्जामिनेशन किया जाएगा। कौन करेगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा, किसकी रिक्वेस्ट पे करेगा, किसी भी पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे करेगा, कोई भी पर्सन के द्वारा जो कि गुड फेथ में एक्ट कर रहा है या फिर अंडर हिज डायरेक्शन एक्ट कर रहा है टू मेक सच एन एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन अरेस्टेड, ठीक है। और अगर उनको मतलब लग रहा है कि एग्जामिनेशन जो है नेसेसरी है किसी भी एविडेंस के लिए तो फिर वो किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से क्या करेंगे, उनका जो भी है वो करवा देंगे। जहां पर भी फीमेल होगी, ठीक है, तो फिर वो किसके द्वारा किया जाएगा, अंडर अ सुपरविजन ऑफ फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जहां पर भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बिना किसी डिले के, मतलब जहां पर भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिनेशन कर रहा है बिना किसी डिले के, उसकी जो भी एग्जामिनेशन रिपोर्ट है वो क्या करेगा, आयोग को दे देगा, ठीक है जी। देन ये एक्सप्लेनेशन है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद से चाहे पढ़ लेना, कोई चक्कर नहीं है। नाउ मूविंग टू सेक्शन 53। सेक्शन 53 क्या कह रहा है, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। ये बेसिकली राइट होता है अरेस्टेड पर्सन का, ठीक है। जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है he shall be examined by medical officer in the service of central or state government and in case of the medical officer is not available by registered medical practitioner soon after the arrest is made provided, जहां पर भी मेडिकल ऑफिसर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन में है कि एक से ज्यादा एग्जामिनेशन की जरूरत है वो करेंगे, प्रोवाइडेड जहां पर भी अरेस्टेड पर्सन फीमेल है एग्जामिनेशन किसके द्वारा होगा, फीमेल के द्वारा होगा या फिर सुपरविजन ऑफ फीमेल मेडिकल ऑफिसर में होगा एंड इन सच केस फीमेल मेडिकल ऑफिसर अगर अवेलेबल नहीं है तो फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है जी। मेडिकल ऑफिसर या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिन करेंगे, प्रिपेयर करेंगे प्रॉपर रिकॉर्ड, मेंशनिंग कि अगर कोई भी इंजरीज वगैरह तो नहीं है, कोई भी वायलेंस वगैरह तो नहीं है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, राइट ऑफ, जब मैंने ये सेक्शन स्टार्ट करी थी मैंने बोला था इट इज अ राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ये क्यों किया जाता है कि जो भी पुलिस ऑफिसर है उन्होंने कहीं अपनी पावर एक्सीड करके जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसके ऊपर कोई इंजरीज या कोई वायलेंस वगैरह तो नहीं दी, ठीक है। इस चीज के लिए ये जो टेस्ट है ये किया जाता है। एंड अप्रोक्सीमेट टाइम व्हेन सच इंजरीज और मार्क्स हैव बीन इन्फेक्टेड, तो अगर कोई भी इंजरीज है, मार्क्स हैं, कितना टाइम से पहले होंगे, वो सारी चीजें जो है वो मेडिकल ऑफिसर या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो अपनी रिपोर्ट में लिखता है। जहां पर भी एग्जामिनेशन मेड किया जाता है अंडर सबसेक्शन 1, उस चीज की जो रिपोर्ट है वो किसको दी जाएगी, मेडिकल ऑफिसर के द्वारा फर्निश की जाती है या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा फर्निश की जाती है एज द केस में बी टू द अरेस्टेड पर्सन और द पर्सन नॉमिनेटेड बाय सच अरेस्टेड पर्सन, ठीक है जी। तो देखो सेक्शन 51 आ गई हमारे पास, सेक्शन 53 आ गई हमारे पास। सेक्शन 51 क्या है, सेक्शन 51 में जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है
वो करवाता है आईओ। इसलिए करवाता है, कोई भी अगर उसको लग रहा है कि ये उससे एविडेंस मिलेंगे तो वो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए सेक्शन 51 में आईओ जो है वो मेडिकल करवाता है। ये जो सेक्शन 53 है ये राइट होता है एक्यूज्ड पर्सन का, एक्यूज्ड पर्सन की प्रोटेक्शन के लिए होता है कि कहीं कोई वायलेंस या कोई इंजरी तो नहीं दी है पुलिस ऑफिसर ने, इस चीज के लिए ये जो टेस्ट है ये करवाया जाता है। ठीक है जी। नाउ मूविंग टू सेक्शन 52। सेक्शन 52 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो कोई भी रेप का एक्यूज्ड है उसका जो एग्जामिनेशन है वो इस सेक्शन के अंदर होता है। तो जब भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है ऑन चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप और एन अटेम्प्ट टू कमिट रेप एंड देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स, और रीजनेबल ग्राउंड्स है ये बिलीव करने के लिए कि उस पर्सन ने ही रेप किया है, तो एक एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा होगा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा होगा। किसी भी हॉस्पिटल में हो सकता है विच इज रन बाय द गवर्नमेंट या फिर बाय लोकल अथॉरिटी एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच प्रैक्टिशनर विद इन द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। अगर तो कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो वहां पर, अगर नहीं है तो जहां पर भी ऑफेंस कमिट हुआ है उसके 16 किलोमीटर के अंदर अगर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उनके द्वारा जो है वो किया जा सकता है एक्यूज्ड के ऊपर ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है जी, कोई भी पुलिस ऑफिसर करवा सकता है। ठीक है, जो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है उसकी डायरेक्शन में किया जा सकता है, और वो एग्जामिनेशन किसके लिए है? एविडेंस वगैरह कलेक्ट करने के लिए है। ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही है वो क्या करेंगे? बिना किसी डिले के एग्जामिन करेंगी सच पर्सन, एक रिपोर्ट बनाएंगे ऑफ हिज एग्जामिनेशन गिविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स नेमली द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्यूज्ड, द एज ऑफ द एक्यूज्ड, मार्क्स ऑफ इंजरी, द डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन, उसका डीएनए वगैरह। ठीक है, बाकी मटेरियल पर्टिकुलर्स, रिपोर्ट जो है वो प्रॉपर्ली सारे रीजंस बताएगी जो भी उनकी कंक्लूजन अराइव किया है उन सब की। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विदाउट एनी डिले वो रिपोर्ट जो है वो फॉरवर्ड करेगी टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो कि फर्दर फॉरवर्ड करेगा मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 193। 193 में क्या होता है? चालान पेश होता है, तो वहां पर वो करेंगे। बाकी जब हम 193 पढ़ेंगे तो बाकी मैं आपको और वहां पे बता दूँ। ये जो सेक्शन है इसको हम रेड विद करते हैं सेक्शन 184। ठीक है, इसको हम रेड विद करते हैं सेक्शन 184, वो है भी आपके सिलेबस में। दैट इज द एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। ठीक है, सेक्शन 52 बात करता है एक्यूज्ड की एग्जामिनेशन की, और सेक्शन 184 बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम की। ठीक है जी। नाउ मूविंग टू सेक्शन 54, आइडेंटिटी ऑफ पर्सन अरेस्टेड। Next we have is section 54, identification of person arrested. So जहां पर भी कोई पर्सन को अरेस्ट किया जाता है ऑन चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड हिज आइडेंटिफिकेशन बाय एनी अदर पर्सन और पर्सन इज कंसिडर्ड नेसेसरी। ठीक है, किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है और उस पर्सन की आइडेंटिफिकेशन नेसेसरी है। बीएसए में पढ़ा था ना आपने एक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड, ये उस सेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उस पर्सन की जो आइडेंटिफिकेशन है वो नेसेसरी है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ऑफेंस। Court having jurisdiction may, on the request of the officer in charge of police station, direct the person who arrested to subject himself to identification by any person or persons in such manner as the court may deem fit. तो बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि जहां पर भी आइडेंटिफिकेशन वगैरह की जरूरत है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए, तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो कोर्ट है वो उसके ऑर्डर करेगा, प्रोवाइडेड अगर कोई भी पर्सन है जो आइडेंटिफाई कर रहा है वो मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल है, तो वो जो आइडेंटिफिकेशन का वो प्रोसेस है वो मजिस्ट्रेट की सुपरविजन के अंडर किया जाएगा, और जो भी अप्रोप्रिएट स्टेप्स है वो लेगा टू इंश्योर कि जो पर्सन आइडेंटिफाई कर रहा है वो प्रॉपरली करे। ठीक है, और वो पर्सन जो है वो कंफर्टेबल वगैरह हो, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से उसको रिकॉर्ड भी कर सकता है। ठीक है जी, तो ये किस केस में है? जहां पर भी जो पर्सन आइडेंटिफाई कर रहा है वो मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल है। अगर नहीं है तो फिर तो नॉर्मली वो ऑर्डर कर देगा और वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है जी। नाउ सेक्शन 55, प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। जहां पर भी कोई भी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और पुलिस ऑफिसर, ये रहने दो, ये इतनी सेक्शन इंपॉर्टेंट है नहीं, छोड़ दो, पढ़ना होगा पढ़ लेना, ऊपर से वैसे इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, नाउ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्ट पर्सन, जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी की जो वो है ड्यूटी वो किस पर्सन की होगी? जिसकी कस्टडी में वो पर्सन
है, ठीक है जी। नाउ पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है बिना वारंट के, बिना अननेसेसरी डिले के, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियरिन कंटेन्ड एज टू बेल, उसको लेके जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, किस मजिस्ट्रेट के पास, जिसकी भी जुरिस्डिक्शन होगी उस केस को सुन, और बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है। कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को डिटेन नहीं कर सकता फॉर लॉन्गर पीरियड देन 24 आवर्स, ठीक है। बेसिकली ये क्या कह रहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपने उस पर्सन को प्रेजेंट करना पड़ेगा बिफोर मजिस्ट्रेट एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी, ठीक है। तो जर्नी का जो भी टाइम है उसको निकाल के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा कि फर्दर क्या है ना, मतलब फर्दर डिटेंशन दी जाएगी या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा, वो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा, ठीक है। पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, डीएम को, या फिर अगर डीएम कह दे तो एसटीएम को क्या बताया जाएगा, जो भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है उन सबकी रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी, ठीक है। Then discharge of persons apprehended. No person who has been arrested by police officer shall be discharged. तो अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो उसको डिस्चार्ज कैसे किया जा सकता है, बॉन्ड के द्वारा, बेल बॉन्ड के द्वारा, या फिर स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के द्वारा। इन तीनों के अलावा कोई भी और रास्ता नहीं है कि आप किसी पर्सन को अरेस्ट किया है और आप उसको रिलीज कर दो, ठीक है जी। देन सेक्शन 61 क्या कर रहा है, इफ अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी escapes और is rescued, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन है लॉफुल कस्टडी में है, वो भाग गया है, तो फिर उस केस में फिर वो सेम ही जो भी ऊपर सेक्शन वगैरह है वो सारे अप्लाई होंगे, मतलब जो जो अरेस्ट का प्रोसीजर है रीअरेस्ट का भी वही सेम प्रोसीजर है, ठीक है जी। नाउ सेक्शन 62, नो अरेस्ट शैल बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। इस संहिता में जो भी आपको प्रोविजन दी है इन्हीं के द्वारा अरेस्ट की जा सकती है, इसके अलावा इससे बाहर जाके अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज इट, वेयर आपका अरेस्ट कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग टू समवन। समवन सेक्शन 63 से स्टार्ट हो रहा है हमारा, 93 तक है आई थिंक आपके उसमें सिलेबस में, 92 तक, प्रोक्लेमेशन से पहले पहले वाला होगा, है ना, सॉरी प्रोक्लेमेशन कह रही हूँ, हाँ, प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ, तो 93 तक है ना, 63 से लेके 93 तक आपके सिलेबस में है, 94 से नहीं है, तो वी विल डू दिस वन, ठीक है। सबसे पहले आ गया हमारा प्रोसेस टू कंपेल अपेयरेंस, सबसे पहले आ गया हमारे पास समन्स, चैप्टर 6 के अंदर आ रहा है। चैप्टर 5 में कौन सा किया था, अरेस्ट वाला किया था, चैप्टर 6 कौन सा है, प्रोसेस टू कंपेल अपेयरेंस, इसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है समन्स। सो एवरी समन्स इशूड बाय कोर्ट अंडर दिस संहिता शैल बी, तो जो भी समन्स इशू किए जाएंगे कोर्ट के द्वारा वो क्या होने चाहिए, राइटिंग में होने चाहिए, डुप्लीकेट होने चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा साइन होने चाहिए, और by such other officer as the high court may from time to time by rule direct and shall bear the seal of the court। एक और चीज याद रखना, जो सम्मन्स होते हैं वो क्या होते हैं, डुप्लीकेट में किए जाते हैं, लेकिन वारंट जो है वो कभी भी डुप्लीकेट में नहीं होते, ये क्वेश्चन आप याद रखना, क्योंकि ऐसे कई बार पूछ लेते हैं कि वारंट जो है वो डुप्लीकेट में होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, तो वारंट डुप्लीकेट में नहीं होते, सम्मन्स हमेशा डुप्लीकेट में होते हैं, वारंट कभी भी डुप्लीकेट में नहीं होते। तो सम्मन्स जो है वो कैसे जाएंगे, राइटिंग में जाएंगे, डुप्लीकेट होना चाहिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा साइन होने चाहिए, और कोई भी ऑफिसर है जो हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्ट करेगा उनके द्वारा, एंड शेल बियर द सील ऑफ कोर्ट, ठीक है, और सील ऑफ कोर्ट जो है वो वहां पे लगी होनी चाहिए, दैट इन एन एनक्रिप्टेड और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड शेल बियर द इमेज ऑफ द सील ऑफ द कोर्ट और डिजिटल सिग्नेचर। ये डिजिटल की बात कर रहा है कि अगर डिजिटल वाले जा रहे हैं, ठीक है। नाउ सम्मन्स हाउ सर्व्ड, कैसे सम्मन सर्व किए जाएंगे, देखो सीबीसी में तो बहुत लंबा है, इसमें 3-4 सेक्शन है, फटाफट हो जाएंगे। So every summon shall be served by police officer, कौन देगा, पुलिस ऑफिसर सर्व करेगा, और subject to such rules as the state government may make in this behalf, और किन रूल्स के द्वारा, जो भी स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी उसके उन रूल के अकॉर्डिंगली पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, समन्स को सर्व करेगा in this behalf by an officer of the court issuing it or other public servant, ठीक है। Provided that the police office station or the registered in the court shall maintain a register, वो प्रॉपर एक रजिस्टर वगैरह मेंटेन करेंगे, इसमें वो एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, सच अदर डिटेल्स जो है स्टेट गवर्नमेंट की बाय रूल्स बताएंगे।
द समन शेल इफ प्रैक्टिकेबल, अगर प्रैक्टिकेबल है तो वो जो समन है वो पर्सनली सर्व किए जाएंगे ऑन द पर्सन समन्ड बाय डिलीवरिंग और ट्रेंडिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट्स। देखो क्या कह रहे हैं हमारा, एक तो डुप्लीकेट में समन होने चाहिए, ठीक है, कौन करेगा समन, पुलिस ऑफिसर सर्व करेंगे या फिर कोई भी पर्सन जो भी पब्लिक सर्वेंट वगैरह होता है वो सर्व करता है, ठीक है। हाँ, और पुलिस स्टेशन जो है वो प्रॉपर जो है रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करेगी, रजिस्टर वगैरह मेंटेन करेगी, जिसमें वो प्रॉपर एड्रेस वगैरह, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर वगैरह सब डालेगी, स्टेट गवर्नमेंट जो भी रूल्स करेगी उन पर्सन की, ठीक है। सम्मन्स जो है अगर प्रैक्टिकली है तो पर्सनली उस पर्सन के पास जाने चाहिए, जितना हद तक प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट समन्स बेयरिंग द इमेज ऑफ कोर्ट सील में आल्सो बी सर्व्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आप उसके थ्रू भी कर सकते हो, जैसे ईमेल वगैरह के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट जो भी रूल्स वगैरह बताए उसके हिसाब से। हर एक पर्सन, एवरी पर्सन ऑन हुम अ समन इज सो सर्व्ड पर्सनली शैल इफ सो रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर, अगर सर्विंग ऑफिसर रिक्वायर करे तो वो क्या करेगा, साइन वगैरह कर देगा जो भी अदर डुप्लीकेट है उसके पीछे, वो क्या होगा, वो प्रूफ होगा कि इस पर्सन को जो समन है वो रिसीव हो चुकी है। Next we have is section 65, service of summons in corporate bodies, firms and societies। तो अगर किसी corporate body की बात की जा रही है, फॉर्म वगैरह, सोसाइटी वगैरह, तो वो तो आर्टिफिशियल पर्सन थे, तो उनको अगर समन वगैरह सर्व करनी हो तो हम किसको करेंगे, डायरेक्टर को, मैनेजर का, सेक्रेटरी को, या किसी भी ऑफिसर ऑफ कंपनी को या कॉर्पोरेशन के, अगर आप किसी भी ऑफिसर को सर्व कर रहे हो तो यही माना जाएगा, डीम किया जाएगा कि वो जो है वो उस कंपनी को या कॉर्पोरेशन को सर्व हो चुके, ठीक है जी, डीम्ड माना जाएगा कि वो उसको सर्व हो गए। और अगर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेजे हैं और वो रजिस्टर्ड पोस्ट अगर जो है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट में पहुंच जाती है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो जो सम्मन्स वाली पोस्ट है वो भी पहुंच चुकी है, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन क्या है, कंपनी मीन्स अ बॉडी, कॉर्पोरेट की पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी कंपनीज एक्ट के अंदर 2013 के अंदर या फिर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर जो भी बनी है वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। हाँ, अगर आपको समन्स वगैरह सर्व करने हैं किसी फॉर्म में, तो अगर आप किसी पार्टनर को दे रहे हो या फिर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट उस पार्टनर को सेंड कर रहे हो तो भी हम क्या मान के चलेंगे, सर्व हो चुके। नेक्स्ट वी हैव इज सेक्शन 66, सर्विस व्हेन पर्सन सम्मन कांट बी फाउंड। अब जिस पर्सन को सम्मन भेजे गए थे अगर वो नहीं मिल रहा तो फिर हम कैसे सर्विस करेंगे, जब भी पर्सन को भेजे जाएंगे सम्मन, अगर वो नहीं मिल रहा बाय ड्यू डिलिजेंस, तो सम्मन जो है वो उनका जो भी एक डुप्लीकेट है वो हम किसी एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली को दे देंगे जो भी वहां पे रिसाइड कर रहा है, एंड द पर्सन विद whom the summon is so left shall if so required by the serving officer sign a receipt। सीआरपीसी में ना यहाँ पर बात होती थी कि किसी भी एडल्ट मेल मेंबर को देंगे, तो अभी यहाँ पर सेक्शन 66 बीएनएसएस में उन्होंने मेल हटा दिया है, क्योंकि तो अभी किसी भी एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली को दिए जा सकते हैं जो भी उनके साथ रह रहे हैं, और वो क्या करेंगे, वो रिसीट वगैरह साइन कर देंगे, अगर जो भी सर्विंग ऑफिसर होगा वो करेगा। कैसे करेंगे, जिस पर्सन को रिसीव किए जा रहे हैं वो क्या करता है, डुप्लीकेट के पीछे साइन कर देता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के लिए सर्वेंट जो है उसको हम मेंबर नहीं मानते फैमिली का। नाउ सेक्शन 67, अगर सर्विस जो है वो नहीं की जा रही ड्यू डिलिजेंस के बाद भी, ठीक है, ना ही सेक्शन 64 के अंदर उस पर्सन को की जा रही है, ना ही वो कोई कंपनी है कि किसी डायरेक्टर वगैरह को दे दे, ठीक है, ना ही उसका कोई एडल्ट मेल मेंबर मिल रहा है, तो उस केस में जो सर्विंग ऑफिसर है वो क्या करेगा, एक जो डुप्लीकेट है वो उसके घर के सामने जो है किसी भी कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस के ने वो उस जो भी सम्मन है उसको क्या कर देगा, फिक्स कर देगा किसी भी घर में जहां पर वो ऑर्डिनरी रिसाइड करता है, एंड देयर अपॉन द कोर्ट आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज एज इट फिट, वो डिक्लेयर कर दी कि जो सम्मन है वो ड्यूली सर्व हो चुके हैं, या फिर जो भी फ्रेश सर्विस अगर उनको लगे कि वो जरूरी है तो वो करवा देंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट, ठीक है। नाउ सेक्शन 68, सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्विस। अब यहाँ पर अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को सर्विस देनी हो तो सेक्शन 68 हमारा क्या कह रहा है कि जहां पर भी जो पर्सन जिसको सम्मन किया जा रहा है, ही इज इन द एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो कोर्ट क्या करेगी, सम्मन इश्यू करेगी, जो भी सम्मन इश्यू करी है वो क्या करेगी, जो भी उसका हेड है ना उस ऑफिस का, मतलब जो भी पब्लिक सर्वेंट का हेड है उस हेड को वो सर्व कर देगी, ठीक है। अब ये हेड है जो वो उस पब्लिक सर्वेंट को फर्दर वो दे देगा, ठीक है, वो सर्व कर देगा, एंड जो भी रिपोर्ट वगैरह है वो सिग्नेचर वगैरह करवा के वो कोर्ट को वापस रिटर्न कर देगा, ठीक है जी। सेक्शन 68 क्या कह रही है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को हम समन्स वगैरह सर्व कर रहे हैं
तो उस गवर्नमेंट सर्वेंट को सर्व ना करके हम उसका जो भी हेड होगा उस ऑफिस का उसको सर्व कर देंगे, ठीक है। वो क्या करेगा, वो उसके साइन वगैरह डुप्लीकेट के पीछे लेके कोर्ट को भिजवा देगा, ठीक है जी। और वो जो सिग्नेचर होंगे वो क्या होंगे, एविडेंस होंगे कि ड्यूली सर्विस हो चुकी है समन्स की। देन सेक्शन 69 क्या कह रहा है कि जब भी कोर्ट को लगता है, सॉरी, जब भी कोर्ट जो है, देखो कोर्ट क्या है, कोर्ट जो समन्स है वो क्या अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर भेज सकती है, लेकिन कोर्ट को अगर किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर, ठीक है, किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर किसी बंदे को समन्स वगैरह भेजने हैं, तो कोर्ट क्या करेगी, खुद से समन्स ना भेज के उस कोर्ट को समन्स भेज देगी। फिर कोर्ट फर्दर अपना वही करेगा कि अपना जो भी पर्सन होगा उसको भेज के समन्स सर्व करवा देगा, ठीक है। सेक्शन 69 क्या कह रहा है, देखो अगर तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि जितने भी मजिस्ट्रेट हैं उनकी अपनी अपनी लोकल जुरिस्डिक्शन होती है। अब यहाँ पर अगर एक मजिस्ट्रेट है, ठीक है, उनकी लोकल जुरिस्डिक्शन ये वाला एरिया है, लेकिन उनको इस एरिया में अगर समन्स वगैरह सर्व करवाने हैं, तो इस एरिया, इस कोर्ट को वो क्या कर देंगे, समन्स सर्व करवा देंगे। अब ये कोर्ट जो है वो फर्दर समन्स सर्व करवा के जो भी रिपोर्ट होगी वो फर्दर इस मजिस्ट्रेट को भिजवा देंगे, ठीक है। क्लियर, पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 69 क्या कह रहा है, व्हेन कोर्ट डिजायर that a summon issued by it shall be served at any place outside its local jurisdiction, अपनी local jurisdiction से बाहर भेजना चाहते हैं, तो it shall ordinarily send such summons in duplicate to a magistrate, उस magistrate को भेज देंगे जिसकी local jurisdiction में वो person जो है वो reside करता है। तो फिर वो person क्या करेगा, वो ठीक है, आगे 70 इसी की कॉन्फिडेंस में आ जाएगा कि जब भी समन इशू किए जाएंगे बाय द कोर्ट आउटसाइड इस लोकल जुरिस्डिक्शन, और किसी भी केस में जहां पर भी ऑफिसर है, just 2 minutes, okay, yes sorry, yes, now we have a section 69, ठीक है, section 69 हो गया। now moving to section 70, section 70 के कह रहे हैं, तो section 70 इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। सेक्शन 69 में हमने क्या कहा कि अगर हमें किसी और कोर्ट में भेजने हो तो हम उस कोर्ट के मजिस्ट्रेट को भेज देंगे, वो अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में जो भी पर्सन है उसको भेज के जो भी समन्स वगैरह है वो सर्व करवा के रिपोर्ट जो है वो उसी कोर्ट को दे देते हैं, ठीक है। सेक्शन 70 के कह रहे हैं प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अगर हमें प्रूफ वगैरह देखना हो कि जो भी पर्सन है उसको समन ड्यूली सर्व हुए हैं कि नहीं, और अगर प्रेजेंट नहीं है सर्विंग ऑफिसर, तो उसके एफिडेविट से हम वो चीजें प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट, सेक्शन 70 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ के भी चल जाएगा। नाउ मूविंग टू सेक्शन 71, सेक्शन 71 बात करता है, सिर्फ एक ही सेक्शन है जो बात करता है सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेसेस की, ठीक है। 70 तक बात की जा रही है पार्टीज के बारे में, सेक्शन 70 में बात की जा रही है विटनेस के बारे में, ठीक है। सो notwithstanding anything contained in the preceding sections of this chapter, a court issuing a summons to a witness may, in addition to and simultaneously with the issue of such summons, direct a copy of the summons to be served by electronic communication or by registered post addressed to the, तो क्या कर सकते हैं, पर्सनली भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट वगैरह से भी भेज सकते हैं। कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे वो ऑर्डिनरली रिसाइड कर रहा है, या फिर अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, या फिर पर्सनली वर्क्स फॉर गेम, ठीक है जी। सेकंड ये कह रहा है व्हेन एन एक्नॉलेजमेंट purporting to be signed by the witness, अगर विटनेस जो है वो एक्नॉलेजमेंट अपनी साइन कर देता है, ठीक है, या फिर जो भी उसको डिलीवरी हो जाती है वो पर्टिकुलर जो भी रजिस्टर्ड पोस्ट भेजी है वहां की, ठीक है, या फिर वो रिफ्यूज कर देता है टू टेक द डिलीवरी ऑफ द समन, हम क्या मानेंगे कि जो डिलीवरी है वो हो चुकी है, ठीक है जी। कोर्ट क्या मानेगी कि समन जो है वो ड्यूली सर्व हो चुके हैं। दैट्स इट। सो दिस वाज समन्स वाला पार्ट, ठीक है। वारंट वाला पार्ट हम कल से स्टार्ट करेंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि कल हमारा बाकी का हो जाए। एक पोस्ट इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट रह जाएगा, वो फिर हम एक और लेक्चर में खत्म कर लेंगे, ठीक है। सो दिस वाज इट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। साथ में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट करते रहना, चीजें क्लियर रहे, ठीक है। थैंक यू, बाय।